उपराष्ट्रपति चल रहा है इसमें। सबसे पहले तो आप लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज नाग पंचमी है ना। पहले हम लोग जब गांव पे थे तो उतना झूला वगैरह बहुत ज़्यादा झूलते थे, लेकिन अब इतना इच्छा ही नहीं करता है सब करने का। ऐसा लग रहा है कि जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, जितने भी मतलब खोते जा रहे हैं। लोग उतना हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ नहीं मना रहे हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, ऐसा लग रहा है कुछ खो रहा है लोगों का। पर डे मतलब हर दिन कुछ ना कुछ, इतने बिजी हो गए हैं आदमी, मतलब काम में अपने इतना काम करना पड़ जा रहा है लोगों को, और लोग कमाने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में एकदम पूरे बिजी हैं। ना अपने त्यौहार से मतलब, ना अपने धर्म से मतलब। अब कुछ कुछ लोग हैं भाई थोड़ा सा अपना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब जैसे पहले का जो सिस्टम था, लोग गांव में जो थे ना, गांव में लोग एक में रहते थे तो अपना सब कुछ मिलजुल के करते थे। अब ये है कि किसी भी घर में एक दूसरे के घर से तो कोई किसी से मतलब ज़्यादा रहा नहीं है। अब ऐसा समय ही चल रहा है। अब ये जो त्यौहार है धीरे धीरे आने वाले समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी आस्था ख़त्म करते जा रहे हैं। हम लोग का जो हिंदू धर्म से है, ये इसमें बहुत लोग धर्म अपना परिवर्तन कर रहे हैं। यीशु महाराज में जा रहे हैं लोग, ठीक है, ईसाई वाले में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं लोग। तो क्या होगा? पैसा दे रहे हैं सब, वो नहीं धर्म वाला सिस्टम है। क्या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसी को लेके जो है पैसा उसमें मिलता है, 20-22 हज़ार मिलता है। अगर आप कर लेते हैं तो बताइए, जब 20-22 हज़ार मिल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है? बच्चों को पढ़ने के लिए सब कुछ मिलता है। तकलीफ है इस बात की कि लोग अब जो है किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता अभिनेता, वो थोड़ा सा इसको कल्चरल टाइप में लेके चलते हैं, वो सब थोड़ा दिखाते हैं कि नहीं है। गांव वाले तो बिल्कुल लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। भले वो पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उस चीज़ को मनाएंगे, लेकिन अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों में। पहले जो लोगों में एक दूसरे के घर जाके खाना खाना, सब कुछ बना के फिर लोग पार्टी वगैरह जो करते थे, अब वो सिस्टम रहा नहीं। अब तो लोगों को डर रहता है कि उसके घर जाएंगे तो भूत कर देगा। ये सब सिस्टम ज़्यादा हो गया है। पहले सिस्टम था, लेकिन उतना लोग विश्वास नहीं करते थे इन सभी चीज़ों पे। अब ऐसी बीमारियां आ गई हैं, लोग दवा खा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं किसी और वजह से, पता चलेगा कि नहीं उनको भूत हो गया। तो यही सिस्टम है। बाकी हमें अपने संस्कृति को बचा के रखना चाहिए कि हमारी ये संस्कृति है, हम लोग उसे बचा के रखेंगे तभी सही है। संस्कृति ही बचाना सबसे बड़ा हम लोगों का कर्तव्य है। लोग अपनी संस्कृति नहीं बचाएंगे फिर मतलब ही क्या है? हम लोग भी अंग्रेजों के जैसे हो जाएं तो फिर क्या मतलब है? उपराष्ट्रपति में हम इनका एक ट्रिक बताए हैं, उसरा निका, ठीक। इसमें 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक। 63 में बताया था कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है? USA से। क्यों लिया गया, क्यों ऐसा बनाया गया था कि अब हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि हमारे भारत में ऐसा नियम है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह एक दिन भी खाली नहीं होगा, यानी उसको उस पर कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। इन्हीं को जो है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद लाया गया है कि इनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहते तो फिर इसमें ये भी सिस्टम है कि हमारे यहाँ का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश हैं, वो होंगे। बाकी 33 और हैं, अन्य हैं, एक ठो हैं, ठीक है। टोटल 34 हैं, 3 में से कोई हो सकता है, लेकिन भारत मुख्य न्यायाधीश कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश का कोई काम तो अलग है ना,
उनका फैसला न्याय करना काम रहता है। अब ऐसा तो नहीं कोई विधि बनेगी अब उस पर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। अब इनका काम जो है न्याय देना है ना। अब यही जो है आप चले जाएंगे वहाँ पे तो फिर क्या करना है, वो तो जो राष्ट्रपति हैं चाहे उपराष्ट्रपति हैं, वो लोग संसद से कोई बिल और विधेयक पास होता है तो उस पर सिग्नेचर करते हैं, वो हमारे लिए अधिनियम बनता है, ठीक है। अब वो गलत है कि सही है इसके लिए मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार है ना, उसको चेक करेंगे, हाँ उसको मुख्य न्यायाधीश चेक करेंगे ना। अब यही चले जाएंगे वहाँ पे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है उपराष्ट्रपति का पद एक लिया गया है। फिर 64 कहता है कि वह राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक। उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के लिए मिलता है, ठीक। 4 लाख इनका वेतन है समय वर्तमान में। तो ये राज्यसभा के सभापति होंगे और इनका जो वेतन मिलेगा वो जो है इनके उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ये 65 में आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति, आपका 65 में कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा अनुच्छेद, तो 65 अनुच्छेद होगा। इसमें जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो इनका जो ये वाला वेतन है ये राष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा, वो चाहे जितने ही दिन के लिए क्यों न बने। जो सुविधा मिलेगी उसी के अनुसार, ठीक है। जितनी भी सुविधाएं मिलेंगी इसे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनको सब राष्ट्रपति का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही वो काम कर रहे हैं जो एक राष्ट्रपति कर रहा था, ठीक ना। फिर उनका निर्वाचन बताए हैं, निर्वाचन कैसे कैसे होता है, उनके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, इनका भी चुनाव जो है इनका भी जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है, ठीक है। इनके जो है निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इनके निर्वाचन में विधानसभा विधान परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के निर्वाचन में इसी में आपकी इनकी योग्यता है कि इनकी जो योग्यता है 35 साल उम्र हो, ठीक है, 35 साल उम्र हो इनका, और ये जो है भारत के नागरिक हों, पागल दिवालिया ना हों, ठीक है। ये सब इनकी योग्यता और दशाएं इसमें है। 15,000 रुपये इनके पास भी हो, 20 प्रस्तावक हों, 20 अनुमोदक हों, ठीक है। अब इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल 67 में दिया गया है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अब 5 वर्ष का इसलिए किया गया है, जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा वगैरह का जो राज्यसभा का चुनाव होता है तो उन सभी सीटों पे उपचुनाव हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए अभी नियुक्त हुआ है, ठीक है, चुना गया है, चुन के भेजा गया है, बाय मिस्टेकली उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो है उसका कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है। तो बाय मिस्टेकली कोई 6 साल से पहले मतलब 2 साल 2.5 साल के बीच में ही उस सीट खाली हो गई, चाहे लोकसभा के 5 साल है इसका कार्यकाल। अब इसकी कोई सीट जो है 2 साल हुआ तब तक कोई एक्सपायर कर गया। अब जो बाकी 3 साल बचा है इस पर जो उपचुनाव होता है, ठीक है, उसका प्रावधान इसमें कहीं नहीं है, इसलिए जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। कार्यकाल तो इनका भी 5 वर्ष का है लेकिन इनके में उपचुनाव होता है, लेकिन इनके में जो है उपचुनाव की बात नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। उपचुनाव का मतलब नहीं बता रहे कि कोई एक्सपायर हो गया, जैसे आजमगढ़ से एक्सपायर तो नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपायर ही हुआ, वो सीट वो सीट छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, वो सीट खाली हो जाए, ठीक है, या वहाँ उनका निर्वाचन अवैध हो जाए वहाँ से, ठीक ना, तब वहाँ पे उपचुनाव होता है। तो इन लोग जैसे आजम खान वहाँ से रामपुर सीट से विधायक थे वो आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, चाहे कुछ हैं वो समाजवादी पार्टी में, ठीक है। उनका जो है उनकी जो अभी विधानसभा है रद्द कर दी गई है। कितने दिन हुआ है, 2022 मार्च में ही था चुनाव ना, 10 मार्च को गिनती हुई थी, तो अब मार्च में चुनाव, तब 1.5 साल हुआ है। अब 3-4 महीने पहले उनकी जो विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, कुछ बोले थे वो, जैसे राहुल गांधी नहीं बोले थे उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी, उसी तरह उनका भी है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब उस पर उपचुनाव हो gया है, अब वो वहाँ से जो चुनाव जीते हैं वो जीत गए हैं कोई बीजेपी के लिए, ठीक है, तो वो उपचुनाव हो गया। राष्ट्रपति का ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें बताएंगे यहाँ पे जो है एक ही पद है, चाहे उपराष्ट्रपति है चाहे राष्ट्रपति, दोनों लोगों का एक ही पद है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उपचुनाव की बात नहीं होती है। और इनका कार्यकाल जो है फिक्स रहता है कि आप जिस दिन से पद पे बैठेंगे उस दिन से आपका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कल बताए थे, यहाँ कार्यकाल तक कल बता दिए थे, ठीक है।
अब आपको बताना अनुच्छेद 68 वाला। अभी आपको हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में यहाँ पे लिख के अंतर बताएंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि उनमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति का भी बता रहे थे चुनाव वाला हम, राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, यथाशीघ्र अनुच्छेद 59 उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी हो करा लिया जाए। इसमें जो है समय का बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप जब राष्ट्रपति का पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि 6 महीने के अंदर इनका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, चाहे जैसे भी करके अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, चाहे जैसे भी करके अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो आप जो है 6 महीने के अंदर उसको भर देंगे, चाहे जैसे भी करके। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसी किसी भी विधि की जो है बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है, अब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि जो राष्ट्रपति हैं वो भले राज्यसभा के सभापति हैं, लेकिन जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जैसे ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ना, वो कहाँ से सांसद हैं? वो कहाँ से? वो कोटा से हैं। ठीक, राजस्थान का कोटा, वहाँ से वो लोकसभा के सांसद हैं, तब वो जाके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति जो हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद निर्वहन करते हैं, जब वो राज्यसभा की सभापति के सीट पर बैठते हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो उनको चुन के जो है राज्यसभा और लोकसभा के लोग वहाँ भेजे हैं। क्योंकि हम बताएं, हमको निर्वाचन में बताएं ना कौन कौन उनके भाग लेता है। ठीक है, जब वही लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य हों और चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको जनता चुनती है। अब 2024 में चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें जो है लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनेंगे, लेकिन यही राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। जैसे 2023 में जितने भी विधानसभा के सदस्य हमारे हैं, 403 हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश के हैं ना। ठीक है, ये जो है वोटिंग करते हैं इनके लिए। ठीक, कि कौन राज्यसभा का सदस्य होगा। ठीक, तो इसमें यही कहा गया है कि अनुच्छेद जो 68 है इसमें यही कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यथाशीघ्र, इसमें ये बाउंडेशन है कि आप 6 महीने के अंदर करा लीजिए। ठीक, आप यथाशीघ्र जितना जल्दी हो उसको करा लीजिए, क्योंकि इस पद से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है ना। अच्छा, ये पद कुछ करता है? कुछ भी नहीं करता है। ये पद खाली ही रहे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीट हमारी, हम यही बताया ना कि एक जो हमारा एक दिन के लिए भी खाली ना हो। ठीक है, जब एक दिन के लिए भी खाली ना हो तो अगर हम बाई मिस्टेकली मुख्य न्यायाधीश को लाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को हम किस लिए रखे हैं? हम मुख्य न्यायाधीश को इसलिए रखे हैं ना कि वो हमारे यहाँ न्याय करे। अब वही विधि के यहाँ चला आएगा, वही कानून बनाने लगेगा, तो फिर न्याय की क्या बात रह जाएगी? फिर वो अपने मन से विधि बनाएगा, फिर अपने न्याय से न्याय करेगा, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए जो है तो हमारे जो संविधान निर्मात्री लोग थे वो अच्छे से दिमाग लगाए गए थे। लेकिन ये जो लोग हैं, नए नए जो लोग आए हैं, ये लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि इनको भी हम अपने में शामिल कर लें। ठीक है, जब ये मुख्य न्यायाधीश पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कॉलेजियम सिस्टम क्या था। ठीक, तो ये जो है इनका जो चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र जितना जल्दी हो करा ले जाए, यही लिखा है बस। अब जितना जल्दी हो करा ले लो। ठीक है ना। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो शपथ है, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69,
शपथ। इनको जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक। इनको जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, अभी हम डिफरेंस बताएंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनके शपथ का काम हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 70, जैसे हमको जो पढ़ाया गया है तो उसमें अनुच्छेद नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये लिख दिया जाएगा, ये इतना ही ट्रिक नहीं बताया जाता है, सिर्फ उपराष्ट्रपति लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसमें भी हमको उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ाया गया है। आप लोगों को पढ़ाना थोड़ा सा पढ़ाना पड़ रहा है, उसमें भी उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ाया था हमको, क्योंकि उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई मतलब नहीं रहता इसका। लेकिन अब SSC CGL वगैरह लोग जो देते हैं उस वाले में पूछ देता है सब, क्योंकि उसको ऊट-पटांग क्वेश्चन ही पूछना रहता है, वो अपने मन का जो होता है पूछना। लेकिन आप जब UPSC वगैरह जाएंगे तो इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ, और राष्ट्रपति की प्रक्रिया पूछेगा, उसके चुनाव की प्रक्रिया पूछेगा। जानते मेंस जो लिखना रहता है, वो लिखना क्या रहता है? पूछ देगा राष्ट्रपति का चुनाव, बस आप समझाते रहिए ना 3 पेज पे। अब आपको पता रहना चाहिए, जैसे हम उस दिन समझा रहे थे कि इस तरह होगा, ये लोग भाग लेंगे, इतने लोग हैं, निर्वाचक मंडल होगा, फिर अनुपातिक क्रिया, सब कुछ आप लिख के समझाएंगे, तब जाके 10 में से ना, तब जाके 10 में से 6 नंबर मिलता है। तब जाके इतना पेज आप भरेंगे, तब जाके 10 में से 6 नंबर आपको मिलेगा। उतने के बावजूद सब कुछ लिख देंगे आप, फिर भी वो लोग कमी निकाल देंगे कि नहीं, इनका इस राइटिंग नहीं सही है, सही से लिखे नहीं हैं, क्रम बदल दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। उसके बावजूद आप बताइए कि एक जो क्वेश्चन आपका आप पूरा साल किए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, आपको अच्छी तरह पता है कि राष्ट्रपति में सबसे पहले निर्वाचन आयोग उसका चुनाव कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो निर्वाचक मंडल बनेगा, निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल रहेंगे, फिर उसके बाद एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति बताएंगे, सब लिख के समझाएंगे आप। उसके बाद आएंगे आप, उतना करने के बाद 10 में से 6 नंबर आपको इतना समझा देंगे, कॉपी पे लिख देंगे, उतना के बावजूद 10 में से 6 नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ऐसे 3-3 नंबर मिलता है इतना समझाने के बाद। जब कॉपी UPSC वालों की जब मेंस की कॉपी आती है, जब उनकी जब कॉपी आती है ना, तो 10 में से 3-3 नंबर पाए रहते हैं लोग। आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन रहता है, 3-3 नंबर पाते हैं लोग। तभी तो देखते हैं 80 नंबर कोई पाया है, कोई 90 नंबर पाया। मैक्सिमम आज तक सबसे हमको लगता है हाईएस्ट स्कोर हमको लगता है कि 150-55 रहता है, इससे ज़्यादा कोई पाता ही नहीं है। जो ज़्यादा थोड़ा सा हैवी है वही चल जाता है 170-80, बाकी इसी में निपटा देते हैं सबको सब। ये या यहाँ पे ये चीज़ है। क्वालिफाई भाई, अब जो ज़्यादा पाएगा क्वालिफाई करेगा ना, हटा देंगे। मेंस लिखे हैं आप, मेंस लिखे, और ये जो पहुँचे यहाँ पे आना, सबसे बड़े जो प्री है इसका ना, इसी में आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो। प्री जो है उसका वही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जो प्री है उसका। मेंस में तो टॉपिक उसकी डिसाइड रहती है, मेंस में फिक्स रहता है, मेंस में फिक्स है कि यही से आएगा, और आप कर भी ले जाएंगे उसको। मेंस लिखने में जो जितने भी बच्चे जो प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं बच्चे ना, उनको जो है अगर थोड़ा सा मेंस में मेहनत थोड़ा सा भी कर दें तो मेंस आराम से लिख के लेके चले जाएंगे, हल्का सा मेहनत करेंगे तब। क्योंकि जैसे अब हम बता दिए, हाँ लिखना तो उसी तरह है, बस आपकी समझदारी चाहिए। लिखना BA जैसे नहीं है, तरीका है कि BA का जो लिख रहे हैं, जो पेज जो भर रहे हैं आप, BA की तरह ही पेज भरना है। लेकिन जैसे उसमें फिक्स रहता है, आपको जब 200 नंबर का 200 अंक का लिखने के लिए आएगा ना, 200-300 अंक का, जब उतने अंक का लिखने के लिए आएगा तो आपको 3 पेज मिलेगा, ठीक, 3 पेज मिलता है। हाँ, उसमें क्वेश्चन लिखा आएगा, आपको क्वेश्चन लिखना भी नहीं है, उस पर क्वेश्चन लिखा आएगा, आपको उसी क्वेश्चन में आंसर डालना है, और उतने में ही डालना है। अब उतने में आप पेज देख लीजिए कि आप समझा ले जा रहे हैं कि नहीं। उसीलिए तो वो लोग बोलते हैं कि जो है आप ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग करिए, ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग करिए जो बहुत अच्छा हो, ठीक है। छोटे से शब्दों में इतनी बड़ी बात, अब जैसे नहीं बताते हैं बार बार, टी नोट आगे बोली क्या थी, यही नहीं बोली थी, नो टू योर इंडिया, अपने भारत को जाने। अब अपने भारत को जाने, कैसे जाने, इकोनॉमिकली जाने, कल्चरली जाने, ठीक है, उसका जो पॉलिटिकल क्या है सिस्टम, अब हर एक चीज़ आप देखेंगे तब ना समझ आएगा।
कि वहाँ का टूरिज्म कैसा, इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, वहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल निकल रहा है, कहाँ से कोयला निकल रहा है। आप इतना एक ही चीज़ में, सिर्फ इकोनॉमी में आप इतनी चीज़ लेके जाएंगे। आप इसको हिस्टोरिकल जानेंगे, ठीक है, फिर जियोग्राफिकल जानेंगे, फिर इकोनॉमिकल जानेंगे, आप अलग अलग जानेंगे, पॉलिटिकल जानेंगे, आप सबको अलग अलग जानना है आपको ना। आज शब्द कितना छोटा है, नो टू योर इंडिया। आप जैसे जो लोग पढ़ लेते हैं उनकी समझदारी ज़्यादा विकसित रहती है। तो आप देखते होंगे कभी कभी लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं लोग, वो जब बोलते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग शायरी नहीं सुनते हैं, शायरी सुनते हैं ना, कितना छोटा सा शायरी रहता है, लेकिन जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि अंदर ही जा रहा है। सुना है ना, कितनी से दो ही लाइन के रहता है ना, 2 लाइन के ना, लेकिन जब किसी के सामने आप रखते हैं उस चीज़ को तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भार है वो, अगर कोई अच्छी शायरी मिल गई आपको, ठीक है ना। तो अब जो है ये लोग जो है अपने से सिस्टम बनाते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है अब इतना जो नंबर पाएगा, इतना नंबर कहाँ गया, ये इतना जो नंबर पाएगा वो तो ज़्यादा एक्स्ट्रा आगे चला जाएगा ना। अब इतना नंबर समझ लीजिए कि नॉर्मल थोड़ा है। और उस पेज को भरना, बीए का तरीका बीए ही है, आपको बीए ही भरना है, लेकिन तरीका उसका अच्छा सूटेबल होना चाहिए, उनको पसंद आ जाए, ठीक है। तो ये जो है वो 70 में है कि उपराष्ट्रपति जो हैं, अगर राष्ट्रपति का पद ऐसी स्थिति में खाली हो जाए, अनुच्छेद 70 कहता है कि उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करेंगे अगर राष्ट्रपति किसी ऐसी परिस्थिति में न हो जिसका उल्लेख जो है इधर किया न गया हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में ना हो जिसमें उसका उल्लेख ही नहीं किया गया हो। जैसे अब उपराष्ट्रपति हैं, अब इधर उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, और राज्यसभा के सभापति होंगे और जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। अच्छा, वो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे क्यों होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति? क्योंकि मान लीजिए या तो वो एक्सपायर कर गए, ठीक है, या तो उनका निर्वाचन अवैध हो गया, ठीक है ना, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक, समझ रहा। आप बताइए कि या तो निर्वाचन अवैध हो गया, या तो इस्तीफा दे दिए, या तो महाभियोग लग गया, या तो एक्सपायर हो गए। अब तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने इन्हीं सभी कारणों से बने हैं ना, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करेंगे जिसका उल्लेख बाकी अन्य अनुच्छेदों में नहीं लिखा है। जैसे हो सकता है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं कहीं विदेश दौरे को हो सकता है उस चीज़ का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ 4 ही चीज़ का उल्लेख किया गया है ना, कि या तो आपका निर्वाचन अवैध हो, या तो आप एक्सपायर कर जाएं, या तो आप शपथ नहीं, आप इस्तीफा दे दें, ठीक है, या तो आप पे महाभियोग लग जाए। 4 ही चीज़ है ना। आपको इसीलिए कार्यवाहक बनाया जा रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, आपको कार्यवाहक क्यों बनाया जा रहा है? या तो वो जो है एक्सपायर कर गए हैं, या तो वो इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है, या तो उन पे महाभियोग लग गया है, ठीक है। अब जब इनके इतना सिस्टम लग गया है तब जाके इन्हें कार्यवाहक बनाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करेंगे जिसका उल्लेख बाकी अन्य जगहों ना हो। तो इसका उल्लेख तो नहीं किया गया यहाँ पे कि राष्ट्रपति हमारे बाहर चले गए हैं। अब देखिए, अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद हम पहले बताएं कि क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन के लिए भी खाली ना हो। इसी तरह का कार्य हुआ था अभी जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन किसी भी चीज़ को लेकर उनको दिक्कत थी, ठीक है, उनको पेटे कहीं दिक्कत थी, उस चीज़ के सर्जरी के लिए वो 6 से 7 घंटे के लिए वो राष्ट्रपति के पद पे नहीं थे, ठीक। हो सकता है बीमार पड़ गया कोई, हो सकता है कोई राष्ट्रपति। देखिए आप उस जैसे राजा है कोई, ठीक है, अब जब राजा है तो हर समय जब तक उसका पद तब तक राजा रहेगा वो ना। उसके हो सकता है जैसे पहले जो राम वगैरह जो सिस्टम था उनका, लोग राजा ही थे हर समय ना, तो कोई उनके दरबार में चाहे जब भी आ सकता था, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक ऐसा भी मुगल शासक हुआ जो घंटा लगाया था अपने यहाँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आके घंटा खींच दीजिए, हम आ जाएंगे बाहर, ऐसा सिस्टम था, ठीक है, न्याय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम है, हो सकता है कि किसी भी ऐसे कार्य के लिए बाहर चले जाएं, तो जो वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्हीं को देख के ना, ये यूएसए से लिया गया है ना, बताएं ना, ये जो है उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, उन्हीं को देखते हुए जब लिया गया है तो ऐसा देखा गया कि यहाँ के राष्ट्रपति अगर बाई मिस्टेकली किसी और काम में बिजी हो जा रहे हैं
ठीक है, किसी और काम में बिजी हो जा रहे हैं, तो उस पद के निर्वहन के लिए ऐसी स्थिति, अब इसमें चर्चा नहीं किया गया है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हो सकता है कि वैसी किसी विधि का उल्लेख ही न किया गया हो, ठीक है, तब जाके फिर वो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे काम करने लगेंगे। अब हो सकता है राष्ट्रपति को बनाता कौन है? चुनता कौन है? किनका, वो फिर आ जाएंगे तो फिर उस पद पे आ जाएंगे। वो नहीं कह रहे, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का जो होता है चुनने के लिए, वो राज्यसभा लोकसभा का चुनते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति। आप थोड़ा सा पहले नहीं आए ना, इसलिए जैसे देखिए आप अभी बताएंगे समझ जाएंगे, आप इसको बताना डिफरेंस हम बताएंगे भी, ठीक है, तो उसमें समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो अब बता दिया ना कि ऐसी कोई विधि हो सकती है, ऐसी कोई भी विधि हो सकती है जो जिसका उल्लेख ऊपर न किया गया हो, ठीक है, हो सकता है कभी न एक्सपायर हुए हो, न उनका निर्वाचन अवैध दिया हो, ठीक है, न इस्तीफा दिए हो, न महाभियोग लगा हो सकता है कहीं भाग गए हो सकता है वो पागल हो जाए, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, ठीक है, उनका मन है कहीं घूमने चले गए हों, किसी को बताया ही ना हो। भाई देखिए सबकी अपने अपने मन की इच्छा है, किसी के साथ चले गए हो, किसी के साथ घूमने चले गए हो, इसलिए तो हमारे यहाँ उम्र जो है 35 साल किया गया है कि आप थोड़े से, आज भी देखिए आज तक राष्ट्रपति कोई नया नहीं बना है, लोग 50 साल 55 60 साल के बाद ही राष्ट्रपति बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से नरम लहजे में रहें, नहीं तो जब इतने बड़े पद पर बैठेंगे तो ऐठने लगेंगे। अच्छा ये बताइए हमारे यहाँ के किसी 25 साल के लड़के को थोड़ा बना दिए राष्ट्रपति तो फूंक डालेगा पूरा देश को, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड उसकी हो जाएंगे इतने मतलब आगे लड़के से हमें, ठीक है। आप बताइए कि 25 साल के जो लड़के हैं उनको राष्ट्रपति बना के देख लीजिए, देखिए कितने लोगों के साथ में मिलते हैं। अभी वहाँ के फिनलैंड की एक हैं प्रधानमंत्री सना मारिन, ठीक है, वो डिस्को में डांस कर रही थी डिस्को में डांस कर रही थी, वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। हम लोग बोले कि देखिए क्या कर रही है, प्रधानमंत्री है किसी देश की ना, अरे लाइफ है, लेकिन आप जिस पद का निर्वहन कर रही हैं आप उसी पद का निर्वहन करिए। यही होता है ना कि जब आप एक बड़े पद और बड़े ओहदे पर चले जाते हैं तो आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, आपकी जो स्वतंत्रता है छीन जाएगी। जैसे हम बताएं मार्शल लॉ अनुच्छेद 33 में लागू होता है ना, ठीक है, अनुच्छेद 33 में लागू होता है। फिर अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि ये जो हैं लोग, जितने लोग सेना वाले लोग हैं, ये लोग अपने मन से नहीं रहेंगे, इनको चाहे तो संसद विधि बना कर रोक सकती है। आज तक देखें कभी कि आर्मी वाले सेना को कि अपने मन से कुछ बोलते हुए आज तक कभी शिकायत सुने हैं? जिनकी भी शिकायत सुने होंगे उनको बाहर निकाल दिया गया है। जैसे यहीं से एक सांसद ही लड़ा था, बहादुर यादव, यहीं से मोदी जी के खिलाफ लड़ा था सांसद, जो BSF का लड़का था, वो खाना वाना को लेकर कुछ दिक्कत किया था तो उसको निकाल दिया गया था। इसीलिए बोला था कि सेना होना के लिए जो सिस्टम बहुत कड़क है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति जो है खाली हो सकता है ऐसा, लेकिन उसका कोई उल्लेख न हो, ठीक है। जब उसका उल्लेख ना हो तो फिर उसके पद का निर्वहन जो है ये उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति मान लीजिए अपनी ड्यूटी पे है हमेशा के लिए, हाँ, तो उपराष्ट्रपति का क्या मतलब काम होता होगा? उपराष्ट्रपति देखिए राज्यसभा का सभापति बनाएंगे, हम राज्यसभा पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति है, वो ये इसलिए बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये कुछ भी करते नहीं, सिर्फ अब राज्यसभा के सभापति है ना, वहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं ये, ठीक है ना, वहाँ पे ये काम करते हैं, इनका और कोई औचित्य नहीं है उस पद पे। इनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो जो है राज्यसभा का सभापति होने पे मिलता है। अच्छा ये कन्फ्यूजन आप जो हम बताएं कितनी बार उनको राष्ट्रपति का वेतन किस लिए मिलता है। अच्छा ये बताइए, जब वो राज्यसभा के सभापति है ना, हमसे जो बहस हुआ था, देखिए हम उस दिन उनको नहीं समझा पाए थे, हमको आज अभी से ख्याल आ गया। आप बताइए उनको वेतन किस चीज़ का मिलता है? राज्यसभा के सभापति का ना। वो किस पद का निर्वहन कर रहे हैं? राज्यसभा के सभापति का। भले उनका नाम है कि वो जो है उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन वो निर्वहन कर रहे हैं किस पद का? राज्यसभा के सभापति का ना। तब उनको वेतन मिल रहा है 4 लाख उपराष्ट्रपति का। अच्छा ये बताइए, जब वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने लगेंगे तब राष्ट्रपति का मिलने लगेगा। हम ये चीज़ उस दिन उनको नहीं समझा पाए थे, क्योंकि हमारे दिमाग को नहीं आया था। अब आपके दिमाग में समझा दिया आपको, क्योंकि जब राज्यसभा के सभापति है ना, उनको उस चीज़ का वेतन मिलता है ना, ठीक है। तो आदमी लोगों के सामने विचार रखने से भी मतलब पता चल, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं हमारे यहाँ है ही नहीं। वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको वेतन दिया जाता है। तभी तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो लोग बता देते हैं 4 लाख है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं हमारे यहाँ,
कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 70 हो जाए कि उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद किसी ऐसी स्थिति में खाली हो जिसका उल्लेख संविधान में न किया गया हो, ठीक है, जब संविधान में उसका उल्लेख ही नहीं हो तो फिर जो है उस पद का निर्वहन जो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। इसलिए बनाया गया कि आप मतलब भविष्य को कोई नहीं जानता है, कोई फ्यूचर कुछ नहीं जानता है ना, कब क्या हो जाए। ऐसा हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं फ्यूचर को देखते हुए। ये 69 तक 70 तक खत्म हो गया। ये उपराष्ट्रपति तक था ना। जैसे आप जब 52 से पढ़े थे, ठीक है ना, 52 से 61 तक पढ़े थे, लेकिन 62 में ये था कि राष्ट्रपति का पद कब रिक्त होगा, ठीक है, ये बताए थे। एक अनुच्छेद उसमें पढ़ा था, एक अनुच्छेद इसमें भी पढ़ा है। 69 तक ये 70 इसमें बढ़ गया कि उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का पद है ऐसी स्थिति में खाली हो जिसका निर्वहन उपराष्ट्रपति करे। ठीक, तो ये इस एक अनुच्छेद इसमें भी बढ़ा, एक अनुच्छेद उसमें भी बढ़ा। अभी तो 71 पे आएंगे ना, तो 70 ही हुआ है। अभी डिफरेंस समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 71 बोलता है कि आप को लग रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अवैध हो जाता है कभी कभी, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अवैध हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई, जैसे अब आपको बता रहे थे अब्दुल्ला आजम, देखिए उन आजम के लड़के का नाम है अब्दुल्ला आजम, आज याद आया है, बहुत दिनों से याद कर रहे थे। अब्दुल्ला आजम आजम खान के लड़के का नाम है, ठीक है। जब वो 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, रामपुर में एक और सीट है, जैसे रामपुर एक लोकसभा सीट है और रामपुर एक विधानसभा भी सीट है, ठीक है। हमारे यहाँ रामपुर जिला है ना, रामपुर जिला नहीं है, रामपुर लोकसभा सदस्य सीट भी है, ठीक है, और रामपुर विधानसभा सदस्य सीट भी है, ठीक है ना। तो वहाँ से, वहीं से कोई और विधानसभा सीट है, वहाँ से उनका लड़का जो अब्दुल्ला आजम वो चुनाव लड़ा था, तो वो विधायक की जीत भी गया था। वो खुद की जो खुद का जो उसका विद्यालय था उससे फर्जी डिग्री बनवा के तब जब डीएम के सामने अपना ले जाके आरोप पत्र, मतलब पत्र नहीं देते लोग, आप जब जाएंगे तो जब आप नॉमिनेशन करते हैं, आप नामांकन करते हैं तो अपना सब कुछ देना होता है। अब कितना पैसा आपके पास है, कितनी संपत्ति है, कितनी चल अचल संपत्तियाँ हैं, आपका डिटेल्स क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन फैमिली में क्या करता है, सब कुछ बताना होता है आपको, ठीक है। जैसे मोदी जी जब यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, जो यहाँ पे कलेक्ट्रेट है ना, यहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करते हैं मोदी जी, तो आएंगे तो सब अपना डिटेल्स देंगे, तो वहीं पता चलता है ना कि इनके पास कितना पैसा है। तो उसी में जब होता है कि कभी कभी लोग अपने पैसा वैसा अपनी डिटेल्स वगैरह गलत बता देते हैं, इसी में पूछा था ना, स्मृति ईरानी से कभी कभी पूछ दिया जाता है आप अपना एजुकेशन बताइए। मोदी से वही, अभी नहीं, मोदी जी की डिग्री के लिए कितना विवाद हुआ था, तो वो नहीं, टीचर वाला नहीं, वो मोदी जी की डिग्री की बात है। मोदी जी मतलब वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, पता नहीं ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। एक बार अमित शाह उनका दिखा रहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का डिग्री है, क्या करते रहते हैं। हाँ, वो नहीं, जो पूछने वाले लोग पूछते हैं हम उस चीज़ को कैसे बोल दें कि नहीं, जैसे वो बोलते हैं कि मैं मतलब कि मैं 30 साल तक चाय बेचा हूँ, पता नहीं क्या क्या किया हूँ, तो वो नहीं जानते। कभी कभी यूट्यूब उस पर 60 वाले वीडियो में कैलकुलेट कर देता है, मोदी जी इतने दिनों तक चाय बेचे हैं, इतने दिनों तक वहाँ पे काम किए हैं, 12-15 साल यहाँ के सदस्य रहे हैं, उम्र अभी 70 साल है, वो कैसे गया इनका सब कुछ। अरे 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 10 साल ये, 25 साल तो उनका यही हो गया, ठीक है। अभी कितना बचा उनका, 45 साल, 70 साल के हो गए हैं, 45 साल बचा। 20 से 22 साल वो बेचे हैं, अपना वो चाय बेचे हैं, कितना बचा है, 22-23 साल बचा। उसके पहले वो जो है पढ़े कब हैं, पढ़े भी तो कभी होंगे,
हाँ, पता नहीं कैसे कैसे सब कैलकुलेट करके बताते रहते हैं अपना। ठीक है, तो वो जो उनका पूछता रहता है कि अपना एजुकेशन बताइए, तो यहाँ पे जब फॉर्म फिलअप होता है नॉमिनेशन, आप जितने पढ़े लिखे हैं सब कुछ बताना होता है। तो अगर किसी की डिग्री वगैरह पता करना हो रहता है, तो आप जब वो फॉर्म फिलअप होता है उसमें बताया जाता है कि कितना इनके खिलाफ मर्डर है, कितना इनके हत्या किए हैं, रेप किए हैं कि नहीं किए हैं, कितनी केसेस। किसी का हत्या वगैरह किया था तो उसको सीट नहीं मिलता है। सीट कब तक नहीं मिलता है? जब तक आपको सज़ा नहीं हुई है। सज़ा नहीं हुई तो सीट नहीं मिलेगी। सजा हो गई है तो सज़ा हो जाएगी। तो जैसे अभी दो साल के लिए सज़ा हुई थी राहुल गांधी को ना, 2 साल की सज़ा हुई थी ना। फिर वो अपनी अधीनस्थ न्यायालय दिया था, वहाँ की हाई कोर्ट भी बोल दी कि इनके ये सज़ा इनकी बरकरार रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर रोक लगा दी। तो जब तक आपको जो है सज़ा नहीं सुना दी जाएगी, उसमें भी है कि 2 साल का सेंटेंस हो कम से कम। आपको जो सज़ा है कम से कम 2 साल। 2 साल से अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा, थोड़ा सा भी कम रहेगा तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इसी में अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करवाई है और उनके जो है सज़ा पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट, तो यही पूछी थी ना हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से क्या पूछी थी कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसको, जैसे एक सिस्टम होता है, एक किसी भी चीज़ का दायरा है, किसी भी चीज़ का तरीका है कि आप किसी को फैसला किस बेस पे सुना रहे हैं। उसमें ये सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा कौन सा अपराध कर रहा है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो जमानत योग्य नहीं है। ठीक है ना। उसमें क्या था कि जब राहुल गांधी की पूछा, सुप्रीम कोर्ट ये पूछी कि आप जब कैसे फैसला सुना दिए, किस बेस पे फैसला सुना दिए हैं जिससे ये सिस्टम निर्धारित होता है कि वो जो है जमानत योग्य नहीं है, किस बेस पे फैसला सुनाए हैं, यही पूछी थी। और ऐसा कौन सा कृत्य किए हैं कि आप जो है उनको जमानत योग्य नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे मर्डर करके लोग जो है बाहर हैं, वो कौन सा काम किया, सिर्फ बोला ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब पूछने लगे तो कुछ बोल ही नहीं पाए लोग, अपना जवाब ही नहीं दे पाए। तो उनको जो सज़ा हुई थी 2 साल की हुई थी, तो उनकी सज़ा रद्द कर दी गई थी। लेकिन हाँ, तो फिर वापस हो गई ना। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई, उसे 24 घंटे के अंदर बहाल कर दी गई, और 48 घंटे के अंदर उनकी सज़ा बहाल कर दी गई। अब चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप इसमें लोकसभा में आ भी रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव हो गया है बंदा। पहले उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। देखिए वो अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन अब जो है अपने अंदर वो बहुत काबिलियत पैदा कर लिया है। आप सोचिए कि भारत के इस छोर से ये बंदा इस छोर में पैदल गया है। सोचिए ये 3214 किलोमीटर है, और उसमें भी 3000 किलोमीटर चला है, वो पैदल चला है। हाँ, ऐसे ही प्रचार के लिए। देखिए ये तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, जनता को दिखाएंगे कैसे कि हम काम करें। लेकिन ये कि इसी राहुल गांधी के चलने की वजह से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश दोनों चुनाव जीते हैं लोग। यहाँ पे कर्नाटक में जानते हैं इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, नहीं, कांग्रेस जीती है ना। राहुल गांधी कांग्रेस है ना, कांग्रेस उनकी पार्टी है ना। तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इन्हीं की वजह से जीती है। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है इनका। और अब जो है राहुल गांधी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे लोगों के बीच जाना, अभी चले गए थे सब्जी मंडी में चले गए थे। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि इनकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं राहुल गांधी जो है इनको पप्पू डिक्लेयर किया गया था। पहले लोग बोले, ठीक है, इनको पप्पू बनाओ। अब सुनते कोई पप्पू बोलता है? अब उतना नहीं सुनते होंगे। अब उतना जो है पप्पू नहीं कोई बोलता है। भाई बोलता है, लेकिन जब देख लिए बारिश में भी के आदमी भाषण दे रहा है, लोग खड़े हैं बारिश में, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। वो लगता है कि 20-25 हज़ार लोग खड़े थे, उतने लोग खड़े हैं उस बारिश में, सभी लोग खड़े हैं कुर्सी ले लेके छाते की तरफ, लेकिन उसी बारिश में भाषण दे रहा है। तो जानते हैं इससे भले वो अपने पॉलिटिक्स के लिए ही कर रहा हो, लेकिन जनता को उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। यही सब जनता को, जनता ये कभी नहीं चाहती हमको आप जो हमको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। जनता आपकी लॉयल्टी दिखती है, आपकी वफादारी दिखती है, आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है राहुल गांधी जो है जनता को बहुत पसंद आने लगे हैं। भले अभी 2024 का चुनाव है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन आने वाले अब जो 2024 वाला चुनाव, अरे 2029 वाला जो चुनाव होगा खतरनाक होगा। इसमें भी चांस है? नहीं, इसमें चांस नहीं है। 24 वाले में भी है? कोई चांस ही नहीं है। 3-5 का होगा तब 3-5 कहीं 3-5। देखिए अब लोग 3-5 कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अभी हम लोग का जो ये वाला है यहाँ पे थे आप लोग, यहाँ पे मंडी हम लोग खुद वहाँ पे उपस्थित थे। और थे आप वहाँ पे? यहीं से मुर्गा ले गए थे, यहीं
अच्छा, हम लोग वहाँ वहीं पे हम लोग वहीं पे थे। जब ये हम लोग इधर आए थे, कोचिंग पे आए थे किसी काम से। नहीं, डीएम नहीं आए थे। बात हुई थी क्या कि ईवीएम जो है, ईवीएम का सिस्टम में होता है, आप जब चुनाव पढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि ईवीएम के कैसे कैसे ले जाना होता है, कैसे रखना होता है, क्या क्या प्रक्रिया उसके रखने की। इसमें ये सिस्टम था कि जब चुनाव हो जाता है तो आप ईवीएम को इधर उधर मत टालाइए, आप खराब हो अच्छी हो, उसको जब चुनाव हो रहा है और चुनाव हो के वो आ गया, ठीक है, जब चुनाव होके आ गया है तो आप उस ईवीएम को इधर उधर मत ठहराइए। लेकिन ये क्या किए, ये लोग जो है चुनाव हमको लगता कि 8-7 तारीख को पड़ गया था, 5-6 को, हम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, वो पड़ गया था यहाँ पे चुनाव, वोटिंग हो गई थी। अब उसकी ईवीएम आके यहाँ पे रखी थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इससे पहले जो है कई बार कई जगह, इससे जो हमारे बनारस में पकड़ी गई थी, इससे पहले आजमगढ़ में पकड़ ली गई थी। वहाँ पर रमाकांत यादव वगैरह लोग हैं, ठीक है ना। वहाँ से विधानसभा की जो है अखिलेश मिश्रा लड़े थे, दुर्गा प्रसाद यादव लड़े थे, रमाकांत यादव लड़े थे। जो हम लोगों का क्षेत्र है थोड़ा सा विधायकी वाले, तो हम लोगों का क्षेत्र पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ भी हैं तो यहाँ जानते रहते हैं। जैसे यहाँ से नीलकंठ तिवारी कोई है, आपके रविंद्र जायसवाल हैं, आपके वहाँ से ये जो है पिंडरा है, वहाँ से अवधेश सिंह है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग हैं। जैसे यहाँ से आपकी कैंट से समाजवादी पार्टी से पूजा कोई लड़ी थी, ठीक है। तो अपना ये लोग, इनका अलग अलग तरीका, अपना अपना काम करते रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। चलिए उधर जाना ज़्यादा ठीक नहीं है अब, ठीक है। वो लोग अपना चुनाव ईवीएम लड़ाएं लगाएं। तो अच्छा, ईवीएम बता रहे थे, उसका जो सिस्टम ये है ना कि ये जो कोई भी पार्टी करती होगी, ये जो ईवीएम है, ईवीएम को आप टाला नहीं सकते हैं। हम ईवीएम ही बता रहे थे, फिर चले गए उधर। ईवीएम को आप टाला नहीं सकते हैं उधर। तो ये क्या किए थे कि चुनाव हो गया था, अब ईवीएम को जो लेके है गाड़ी में भर के लेके जा रहे थे। आप बताइए, आप भले कितना भी बताते रहे, उसमें कौशला शर्मा डीएम थे। अब कोई भी देखे, आप जानते हैं कौशला शर्मा को उसी ईवीएम को इधर उधर करने के बाद तुरंत उनको कमिश्नर बनाया गया है। अब कोई नहीं समझेगा इस चीज़ को, कोई इस चीज़ को नहीं समझेगा कि आप जो है अभी आप डीएम हैं, अभी आप इस पद पर डीएम हैं, आप उसी के 2 महीने 1-1.5 महीने बाद आपको कमिश्नर बना दिया जा रहा है। आप कितनी तेज़ी से प्रोन्नति हो गई, आप कौन सा काम कर दिए हैं। आपके खिलाफ आप सबसे बड़ा आरोप तो आप पे है कि आप कैसे ईवीएम इधर उधर टलवाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि 2.5 से 3 साल के बाद कोई रहता नहीं डीएम। आप इतने दिन तक थे, इसमें यश राजलिंगम डीएम है क्या, ठीक है। तो एक नियम होता है कि आप इतने दिन तक कहीं का भी डीएम हो, 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये 3 साल, लगभग 3 साल से ज़्यादा रह चुके थे। अब फिर ये जब से ये ईवीएम का सिस्टम हुआ था तो इनको जो है ये कमिश्नर बना दिया गया यहाँ का। कौशला शर्मा कमिश्नर होता है, कई जिले के मालिक हो जाते हैं। अब उनके अंडर कई ठो डीएम है, जैसे गाजीपुर के डीएम हो जाएंगे, चंदौली के, यहाँ आपके बनारस के, भदोही के, 3-4 जिलों के डीएम उनके अंतर्गत हो जाएंगे। कमिश्नरेट है ना हम लोगों की, कमिश्नरेट हम लोग की बनारस है। आजमगढ़ की, अरे सॉरी आजमगढ़ नहीं, गाजीपुर की, चंदौली की, आपकी इधर भदोही की जो कमिश्नरेट है यहीं पे है, ठीक। तो अब उस ईवीएम को टाला नहीं रहता है, लेकिन वो टालाने लगे लोग। फिर जब वो लेके निकला अपनी गाड़ी उड़ी, उसका चारों चक्का पंचर कर दिए। हम लोग थे वहीं पे, हम लोग वहीं थे। चारों चक्का, वो उसका जो ड्राइवर था एकदम शीशा उसा सब बंद करके एकदम बैठा हुआ। इसमें गर्मी के टाइम ना, मार्च में इतना गर्मी होती थी, भले था हल्का ठंडी का मौसम था, हल्का हल्का रहता है ना, लेकिन शीशा बंद है। आप फिर डर भी तो लग रहा है, फील भी तो रहा, काम भी तो रहा, इतना पसीना उसको हो रहा है। लोग समझा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, कोई आपको नहीं मारेगा, लेकिन इतना डर रहा था। बाद में हमको लगता है रात एकदम हो गई, 8, 8:30, 9 बज गया। उसके बाद हाई सिक्योरिटी से उसको निकाल के तब जाके अंदर बैठाया गया। वहाँ पे भी जाके नीचे बैठा था। हम भी थोड़ा सा बोल दिए थे उसको, उसमें तो वीडियो नहीं बन रहा था, हम भी थोड़ा बहुत प्लान बोल दिए, डीएम को बोल दिए थे। क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, जिस पद पे आप जा रहे हैं यूपीएससी के तहत, इतनी लॉयल संस्था है वो, आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप लोग इस पद पे आके, जानते हैं हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस पद पे जाएंगे तो इस पद पे गौरवान्वित करेंगे। ये लोग इस पद पे आने के बाद यही काम करते हैं। हमारे यहाँ के रामविलास यादव हैं, परेवा है हमारे यहाँ, वो कुछ सिंचाई विभाग वगैरह में हो गए थे, जानते हैं। इतना पैसा लूट खसुट किए, ठीक है। अभी फिलहाल जेल में बंद है। क्या मतलब है सब करने का? इतना कहीं कितना 100 करोड़ का स्कूल है उनका लखनऊ में, आप लोग उस पद पे जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ही पे सब लोग विश्वास करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, तो जानते हैं इससे विश्वास खत्म होता है लोगों का ना, ठीक है। तो हमें पढ़ा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव जो है कभी कभी अवैध हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब्दुल आजम को बता रहे थे ना, उसी तरह हो सकता है कि आप जो है अपना दे दिए हों
चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बनाया गया सिस्टम। मान लीजिए हो जाएगा था, तो हमारे अगर प्रक्रिया वैसी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगा ना। तो यही बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा, ठीक है। जैसे अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? इनके में तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। इनके में लोकसभा राज्यसभा और के मनोनीत और निर्वाचित दोनों लेते हैं। इनकी विधानसभा लेती है, लेकिन इनकी विधानसभा नहीं लेती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे सदस्यों को वोट दिलाया जाए जो सदस्य ही ना हो, धांधली होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए ये बनाया गया सिस्टम कि आप जो है, अगर कभी भी बाय मिस्टेकली, कभी आज तक हुआ नहीं कभी, अगर कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद हो रहा है तो कहाँ देखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, ठीक है। वो हाई कोर्ट में कभी नहीं जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाएगा? वो हाई कोर्ट का मामला ही नहीं है। हाई कोर्ट एक राज्य को देखती है ना, तो राज्यपाल का तो कोई वैसा चुनाव होता नहीं है। राज्यपाल को तो राष्ट्रपति बता ही दिए, नियुक्त करते हैं, ठीक है। विधायी शक्ति के अंदर राज्यपाल को, कार्यपालिका शक्ति के तहत जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, CAG को नियुक्त करते हैं, AG को नियुक्त करते हैं, तो इन सभी लोगों को नियुक्त करते हैं ना, ठीक है। तो उन लोगों को वो नियुक्त करते हैं। बाकी इनका जो चुनाव होता है, अगर चुनाव में अगर कोई धांधली हो गई, कोई दिक्कत हो गया, कोई एजुकेशन में समस्या बताएं, कुछ ऐसा किए हैं, तो अगर उनका निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होगा तो कहाँ देखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार होगी। अब देखिए, यहाँ तक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है ना। अब इसके आगे इन कौन कौन इनके लिए काम करेगा उनको बताना है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 72 बताते हैं, जिसमें क्षमादान है, बता दिए ना। एक मिनट थोड़ा सा और बता देते हैं। क्षमादान की देखिए, ठीक, हाँ, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, लेकिन अगर उस पद पे है उस समय तो हो सकता है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, जैसे ये जो सिस्टम है, राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम बाध्यता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हम बता रहे थे आपको, जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोली है कि हो सकता है किसी भी जो देते हैं लोग, अपना प्रूफ देते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रूफ को, दस्तावेज जो अपना देते हैं प्रूफ, उसको सबूत, ठीक है। क्या कभी कभी कोई ऐसा शब्द जो जुबान पे जल्दी आता है, सबूत जब अपना देते हैं लोग, तो हो सकता है कि जिस आदमी को सज़ा दी गई है, हो सकता है वो आदमी गलत हो और सबूत के अभाव में वो फंस रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी से बाई मिस्टेकली कोई गलती हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोबारा आदमी वो गलती ना करे। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो उच्चतम न्यायालय है उसने पावर दिया है कि राष्ट्रपति जो इस पर विवेचना कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास और कोई पावर नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय खुद देता है। जब संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता उच्चतम न्यायालय ही है, तो उनको जो पावर दिया है उच्चतम न्यायालय दिया है। संविधान में भले लिखा है, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि ये जो पावर इनको दिया जाएगा, ये जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय जब इनको पावर देती है, तो ये लोग जो है इस पर विवेचना करते हैं। तो जाके क्या होता है कि अब उनके आगे, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे तो सुनवाई होती है ना, सुनवाई होती है। जैसे अब जज रहेंगे, ठीक है, जज कुर्सी पर बैठे हैं, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, ठीक है, दोनों पक्ष रहेंगे। अब इधर बुलाएंगे कि आप जो है अपना बात करिए, आप क्या कहना चाहते हैं, इधर बोले अपना क्या कहना चाहते हैं ना। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति के सामने ऐसा नहीं होगा। आपको सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा सुना दी है, ठीक है, अब आपको ऐसा सिस्टम दिया गया है, नहीं बता दी पहले कि आपको ऐसा सिस्टम दिया गया है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अभाव में, आप उसके पास अभाव हो गया, लेकिन जो आपके सामने वाला है वो ऐसा सबूत पेश कर दिया कि आपको फैसला सुना देगा कि आपको फांसी हो जाए, या आपको आजीवन कारावास हो जाए, या आपको 10 से 15 साल की सजा हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं है ना कि उसके पास जो फैसला होते रहे सब सही फैसला हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जो फैसला सुना रहे हैं सब सही फैसला हो।
और ऐसा तो नहीं कि आप ही सही हो सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जो लोग हैं वो लोग अपना फैसला जो रखते हैं वो देखते हैं फ्यूचर को, कि हम ऐसा फैसला सुना रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे ही चीज़ों में कोई ऐसा जो सीधा व्यक्ति जो ऐसा काम ही न किया हो लेकिन वो फंस जाए। ठीक है, तो इन सभी जानते हैं। और जैसे है क्या, आप लोग अच्छा आप लोग ये भी नहीं देखे होंगे, जब आप लोग कभी भी कोर्ट में जाएंगे, जब भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे तो उनके आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी रहती है, एक जो रहती है महिला ली रहती है। हाँ, वहाँ पे देखे ना, एक महिला रहेगी उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी रहेगी। फिल्म नहीं, आप जाएंगे तभी रहता है। ठीक है, उसके जब मूवी में रहता है। हाँ, पहले वही कि कानून अंधा है, कानून अंधा होता है, उसको सिर्फ सबूत से मतलब है, तो वो जो है इसीलिए लिखा है। हाँ, उसका क्या मतलब? वही बता रहे हैं ना, जैसे आप उसके अंधे बांधा गया, इस पे आँख पे पट्टी बांधी गई है ना, आप अब उसको पकड़ेगी इस तरह। ठीक है, एक हाथ में उसके तलवार रहता है, अब इसके पता चलता है किधर भाग जा रहा है। नहीं, तलवार नहीं रहता, हाथ में कुछ रहता है, ऐसे देखिएगा कभी, आप हाथ में चाकू टाइप रहता है। ठीक है, आप देखेंगे तब ना, आप लोग ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ें। तराजू रहेगा, इस तरह हाथ में कुछ लिए रहेगी, इस तरह हाथ रहेगा। ठीक है, इस तरह, और आँख पे जो है काली पट्टी बांधी रहेगी। ठीक है ना, अब आँखों पे काली पट्टी बांधी रहेगी, अब आँख मूंदा रहेगा, अब जो है जिधर पड़ रहा भारी होगा, ये से लिया ना मुड़ी कट जाएगी। मतलब एक मुड़ी कटती नहीं है लेकिन सज़ा सुना दिया जाता है, तो वो फैसला है। वो कानून अंधा इसलिए है कि सिर्फ आप जो है हमारे कानून में आ जाएगी। हम ऐसा, अब वो देखिए काली पट्टी इसलिए बांधी गई है कि हम किसी का देख के पक्ष और विपक्ष नहीं करेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे, इनकी दलील सुनेंगे, इनकी दलील सुनेंगे। इसीलिए तो बोला गया है ना कि जो राष्ट्रपति हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश लोग, चाहे कोई भी अन्य न्यायाधीश हो, जो सुन रहा है इस चीज़ को, वो तो बिल्कुल हो सकता है कि सबूत कुछ गलत हो। हाँ, उनके वो वाले नाम में तलवार होती है। वही तो बोल रहे हैं कि तलवार ही तो बोले हैं, है ना तलवार। ठीक है, तो देखिए तलवार है, ऐसे आदमी ले रहेगी, इसे तलवार रहेगा। ठीक है, तो वो जो तलवार है, वो आप अगर जिस दर पलड़ा झुकेगा, जो गलती करेगा। अच्छा, ये आंखों में इसीलिए बांधा गया है कि हम जो है कोई पक्षपात न करें। ठीक है, हम जब भी करेंगे न्याय करेंगे। तलवारें होती हैं और बहुत जगह मतलब वो जो एक वो टाइप का रहता है, फाइट टाइप का रहता है। हाँ, तो ये दस्तावेज है, मतलब बताया जा रहा है कि हम बिना देखे नहीं संविधान का नहीं, वो दस्तावेज कानूनी रूप से कि हम जो है आपका जितने भी फैसला सुनेंगे, हम जो निर्णय देंगे उस पर हम सबूतों के आधार पर ही उस निर्णय को देंगे। हाँ, ये जो नाम है वो जो महिला है वो किसी भी नाम पे बना है, वो हम बता देंगे आपको आगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें जो है उनको उनका भी जिक्र आता है। ठीक है, जो चीज़ें रखी गई हैं वो सिर्फ देख के, कुछ ना कुछ देख के बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में है, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस सभा में सही काम ना कर पा रही हो। ठीक है, हो सकता है जिस आदमी को फैसला सुनाया गया, जिस आदमी को सज़ा सुनाई गई है वो निर्दोष हो। ऐसे बहुत से लोगों को फंसा दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को फंसा दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को काम कर जाएंगे, छोटे फंसा दिए जाते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। ये कहते हैं कि ये जो कानून है ये मकड़ी का जाल है, इसमें छोटे लोग फंस जाते हैं, बड़े लोग तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें गलती से मतलब नहीं है, अगर आप पावरफुल है तो आप कोई गलती नहीं की, वाले गलती। हाँ, तो इसी पावर आपके, इसीलिए तो कहते हैं पावर बनाई सबसे पहले, तो आप पावर बनाएंगे नहीं तो सर इसके लिए तो कुछ बनना है। आज आप नियम देखिए, सबसे पहले आप पावरफुल तो बनिए। हम लोग की जो उम्र की लड़कियां हैं, इसमें जानते हैं इनकी जो उम्र अलग है, इनको पावर से मतलब नहीं कि पावर क्या होता है, खाली पावर एजा से शुरू होला एजा खत्म। ठीक सुने हैं, इन लोगों का यही चल रहा है, पावर और क्यों कहाँ से लिया ये, आप सोचिए कि पावर और क्यों कैसे ना ले। अब पावर ऐसा नहीं, जो ये पवन सिंह बोलते हैं इस बात को ना, नहीं पवन सिंह बोला इस चीज़ को। ठीक है, वो उस चीज़ का तो कॉपी की है, पवन सिंह बोलते हैं इस चीज़ को। पावर क्यों कहाँ से लिया ये, पावर एजा से शुरू होला एजा खत्म। अरे भैया ये जानते हैं, ये आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बहुत खतरनाक है, और पावर आप ही तक सीमित नहीं है। नहीं सर, वो मतलब उस तरफ नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो अपनी इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के लिए बोलता है। वो लड़ाई चलती है इनके में ना, खेसारी लाल यादव में इनके में, जो हम ये है उस वही वो सब करेगा। ठीक है, तो ये नहीं तो हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। तो
हम लोगों को समझाना पड़ेगा। हम लोग नहीं कहता है कभी कि जिस चीज़ को खो के नहीं, जिस चीज़ को खो के आप सब कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं, ठीक है, सब कुछ खोकर आप जिसे पाने की तमन्ना रखते हैं वो एक दिन वो फ्री में मिलेगा तब भी आपको मंजूर नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। हाँ, नहीं करेंगे। आप सब कुछ जिसे खोकर आप पाने की तमन्ना रख रहे हैं वो एक दिन फ्री में मिलेगा तब भी आपको मंजूर नहीं होगा। आपको नफरत टाइप हो जाएगी उससे, ठीक है ना। इतनी नफरत हो जाएगी कि कितना भी अच्छा चीज़ रहेगा, अगर आपको नफरत हो गई तो हो गई, बस वो आपके अंदर भरनी चाहिए। और जब तक आपको उससे प्यार है, मोहब्बत है, तब तक आपको उसको कोई बुरा नहीं चीज़ें लगेगी। जैसे ही आपके अंदर घृणा आई कि नहीं आ गई अब इनके खिलाफ, तो आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग का जो एज है इसमें तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नहीं वही है पावर बनाइए, ठीक है। जिस दिन आप पावर को क्रिएट करेंगे उस दिन जिस चीज़ को आप चाहना हर एक चीज़ होगा, ठीक है ना। जो आप कौन सी जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस पदों से प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा और कोई बोल दे, पावर है उतनी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, इसमें वो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं लोगों को, मतलब क्षमा कर देंगे, किसी प्रविलंबन लगा देंगे, परिहार लगा देंगे, ठीक है ना। उनके लघुकरण कर देंगे, जो है उनकी सज़ा को कम कर देंगे, ये सब बताए हैं, ठीक है। तो क्षमादान की जो शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट खुद दी है कि आप इसको देखिए, ठीक है। और कभी कभी होता है कि लोग नहीं समझ पाते तो कहते हैं कि सर ये बताइए कि क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई होती है, जैसे पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा के सामने बैठ के सुनवाई होती थी। अच्छा, हमारे राष्ट्रपति तो राजा हैं, है ना। तो हम लोग जो पिक्चर देखते हैं उसमें पिक्चर में जो पहले राजाओं की पिक्चर बनाई जाती थी उसमें था कि राजा जो है सुनवाई कर रहा है बैठ के सामने। आज भी आप रामायण में देखिए उसमें सुनवाई होती है ना, राजा एकदम कुर्सी पर बैठे बीचों बीच, ठीक है। अब मंत्री साइड बैठे हैं, तो यहाँ पे सिस्टम नहीं है सर। सेम तो यही है, मान लीजिए हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है, राजा बन के बैठेगा जज, बाकी जो जितने वकील रहते हैं, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। बात यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति वो राजा है ना, हमारे यहाँ न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है ना। नीचे भी तो मंत्री है ना, वो जब कुछ बताते हैं तभी तो वो अपना मतलब न्याय करते हैं ना, वो बात फैसला लेते हैं। नहीं फैसला जो मुख्य न्यायाधीश वो अपने हिसाब से फैसला देता है, आप उनके सामने अपनी दलील रखते हैं, वही सिस्टम वहाँ पे भी है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है कि हमारे देश के जो राजा हैं वो राष्ट्रपति हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो राष्ट्रपति हैं। और उस समय के जो राजा रहते थे जैसे हमारे यहाँ कोई विवाद हो गया, ठीक है, कोई केस चल रही है, तो आप राजा के सामने ना जाके यहाँ पे कोर्ट के सामने जा रहे हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ का राजा कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये पूछ देते हैं क्या सर ये बताइए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है कि आप अपना दलील रखिए, वो अपना दलील रखें, क्या जो है राष्ट्रपति हैं उनके सामने भी क्या यही दलील रखी जाएगी इसी तरह? जैसे आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि नहीं, आपके दिमाग में नहीं आ सकता कि सर ये बताइए जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लोगों के दिमाग में आ जाता है तो, ठीक है। तो यही पूछते हैं लोग ना कि सर बताइए कि क्या उनके सामने भी इसी तरह की बात रखी जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं होता है, उनके सामने अगर बात रखी जाएगी तो आप जो है पेपर पे एक अपना सब कुछ लिख के अपने जो भी आपको कहना है कह देंगे, वो जाएगा गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय को अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। गृह मंत्रालय पेपर को उसमें करके दे देंगे आप जो गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाई है उस चीज़ पे, क्योंकि जो अपराध आपको लगा है, जो आप अपराध किए हैं उस चीज़ पे आप देंगे, ठीक है ना। आप उसको देंगे, वहाँ पे जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के पास जाता है, क्योंकि अब हमारे देश में अच्छा नागरिकता देने का अधिकार हमारा गृह मंत्रालय के पास है, ठीक है। अच्छा, गृह मंत्रालय जब आपको नागरिकता देगा तो किस बेस पे देगा, आप इसीलिए कि आप यही सब काम करें क्योंकि गृह मंत्रालय को आपको दिखना है ना। अच्छा, हमारे घर में आप किस तरह रहेंगे, हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह रहेंगे आप हमारे घर में ना, आप अपने मन से तो हमारे घर में रहेंगे नहीं ना। तो देखिए हर एक चीज़ बेस्ड है हमारे समाज पे, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना, हमको समझना चाहिए। तो हमारे घर में कौन रहेगा, उसीलिए जो है जब भी केस कोई जाती है तो पहले गृह मंत्रालय के पास जाता है, जब गृह मंत्रालय उस पर अप्रूव कर देती है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करके दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके सामने सुनवाई होगी फिर कोई सुनेगा कोई बात होगी, ठीक है ना। तो जो क्षमादान की शक्ति है उनको इस बेस पर दिया गया है, ठीक। अब इनका डिफरेंस समझिए। बाकी अब जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, फिर मंत्रिपरिषद है, उसके आगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, ठीक है। उनका जो है अब मंत्रालय शुरू होगा।
अब राष्ट्रपति जैसे पहले राजा होते थे, अपने मंत्री नियुक्त करते थे, सब मंत्री नियुक्त करते थे, सब नियुक्त करते थे ना। अब जो है हमारे राष्ट्रपति के लिए कौन कौन काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, कौन कौन लोग होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, किस तरह होंगे, कब नियुक्ति होगी, क्या उम्र होगी, कितने समय तक पद पे रहेंगे, ये सब अब राष्ट्रपति, अब जैसे राजा हैं आप वो नियुक्त करेंगे, आप हमारे लिए काम करिए, हमारे प्रजा के लिए काम करिए, इतने अच्छे से काम करिए, हम ये नियम बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे, ये सब वो राजा करवाएंगे। ठीक है, तो आप जो है पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पहले डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछता है, आप कम से कम ये तो जानते रहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना तो जानते रहेंगे। जानते आप दोनों हैं, आप राष्ट्रपति भी पढ़े हैं, उपराष्ट्रपति भी पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए हल्का सा। कोई भी चीज़ समझाने में बहुत अच्छा लगता है, बस खाली आपको आना चाहिए कि किस तरह उदाहरण है, समझ में आ जाता है तो अब रटना नहीं पड़ता है बस। कोई चीज एक बार समझ में पढ़े हम सब, लेकिन ऑनलाइन में याद ही नहीं होता था हमको, उस समय नहीं, जब तक सामने चलता लग रहा है कि जैसे बताते हैं तो हमको याद नहीं करना पड़ता है। देखिए इधर लिख लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक, इधर लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक। इनका जो ट्रिक है, सॉरी, ठीक, इनका ये ट्रिक है, राष्ट्रपति का जो ट्रिक है ये है। इनका क्या है, ठीक, इनका है 63, 64, 65, 67, 68, 69। इनका जो है आपका 52 है, 53, 54, 55, 56, 57, सॉरी 58, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, अब देखिए इनके में जो डिफरेंस है, लाल मार्कर, लाल बादशाह आ जाओ। अब देखिए, अच्छा जो हमारा राष्ट्रपति का पद है कहाँ से दिया गया है? नहीं नहीं, ये जो पद है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से दिया गया है? ठीक, अब दो कोई आपत्ति नहीं होती होगी किस चीज़ के लिए? हम लोग उनका कॉपी करते हैं तो आपत्ति क्या है उसमें चीज़ के लिए? हम नियम कानून अपना कर, वो तो हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ का नियम कानून फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप जिस रूल पे, जिस पद पे, अरे सॉरी, जिस राह पे आप चल रहे हैं, अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आप उसके लिए जो भगवान टाइप बनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। हम आप इसलिए लोग अपनाते हैं कि हम जिस पद पे, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, यानी वो रास्ता सही है। तो सर उन्हें तो ये कुछ चीज़ पता होगी ना, कहे नहीं पता, जैसे हमको वहाँ का, जैसे हमें पता है वहाँ का, जैसे हम लोग जब 0 आवर्स बनाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें वो कॉपी किए हैं अपने यहाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही किए हैं, हमारे देश का भी कुछ नियम कानून लोग और लोग करते, सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हम लोग तो कई देशों से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है, अरे आयरलैंड से लिए हैं, ये जो है अपना, ये आपका ये जो है उपराष्ट्रपति यूएसए से लिए हैं, मूल अधिकार यूएसए से लिए हैं, ये आपका ब्रिटेन से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं राज्यपाल का पद, ठीक है। तो हम लोग कई जगह से कई ठो लिए हैं। तो हम इसलिए हैं कि हमारा जो संविधान बना था ये इसलिए बना था कि लोगों को खोज के ऐसा लाया गया, खोज कर कि हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कत ना कोई हो। लेकिन जानते हैं जब लोगों को दिक्कत देना रहता है तो खोज ही लेते हैं। इतना हमारा जो संविधान अगर सही से लागू कर दिया जाए, सही से, बिल्कुल सही तरीके से, एक दिन भी लोग पैर न बढ़ा पाए, एक दिन भी पैर ना। अच्छा ये बताइए, अनुच्छेद 19 जो है इसमें यही कहा गया ना आपको बोलने का अधिकार है। अच्छा आपको बोलने का अधिकार है तो कैसे गरिया देते हैं लोगों को? आप रुक जाएंगे तुरंत, और हर समय कोई ना कोई गाली देता ही रहता है। हाँ, आपको बोलने का सिर्फ अधिकार ना, कैसे गाली दे रहे हैं? यानी गाली देंगे तुरंत रोक दिया जाएगा। आज के कल के रास्ते पे चले लड़कियों को कुछ भी बोल दे रहे हैं तो लड़की अगर वापस, जब बनाया गया है तो उसको फॉलो तो करवाना चाहिए ना, नहीं करवाते। आप अगर उतना हार्ड तरीके से करवाएंगे तो आपका जो देश है बहुत दब जाएगा।
बहुत बैक सीट दबेगा सर। नहीं चला जाएगा बैक फुट पे। जानते जैसे आजकल के लोग मजाक में भी गाली देते हैं, ठीक है, अब दोस्त हो लोग हैं, कितना अब बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं सब अपने में, दोस्त तो बहुत गाली देते हैं, ठीक है। अब वही कोई बुरा मान के जाए केस कर देगा तो अब सुनते ही लोग कितना केस हो जाता है इसी चीज़ पे। कोई तो इस पर अभी तो कोई गाली दे दिया था, उसको जान से मार दिया था। एक तो दोस्त नहीं थे, उसको हमेशा गंजा करते थे, छाती में फेंक दिए। तो ये सब लोग वही रहते, उसको हमेशा गंजा करते थे, तो बुरा मान बस फेंक दिए। ठीक है। आप देखिए बैकग्राउंड दिया था। अब जो है इनका जो पद जो है ब्रिटेन से लिया गया राष्ट्रपति का, इनका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये जो इनका जो पद है कभी खाली नहीं होगा, ठीक, इनके पद से कोई मतलब नहीं है, खाली रहे या न रहे, ठीक। इनका जो चुनाव है 6 महीने के अंदर करा लीजिए। अभी 6 महीने पीछे नहीं खाली हो गया था। लिख देते हैं, बता देते हैं। इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ठीक। इनका भी जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ठीक। जब आप अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, और वो राष्ट्रपति का जो पद होगा वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति में जो पद है वो वंशानुगत है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आप जैसे वंश के क्रम, जैसे हमारे पापा राष्ट्रपति हैं, उसके बाद हम राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद हमारा लड़का राष्ट्रपति बनेगा, हमारे लड़का का लड़का राष्ट्रपति बनेगा। ये फिक्स रहता है। ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन ये सिस्टम ब्रिटेन में है, ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब तक वो चुनाव नहीं होगा आप जो है राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, ठीक है। आज तक कोई वंशानुगत हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं बना है, ठीक है। तो उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर वो उनके वंश के हैं तो वो नहीं बनेंगे, अगर वो चुनाव जीते हैं तो बनेंगे। हाँ, चुनाव लड़के जीत के बन सकते हैं, आपको चुनाव जीतना होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। आप ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ फिक्स है कि आप ही बनेंगे, आप ही मतलब वंशानुगत आप ही रहेंगे, आप ही बनेंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ ये नहीं फिक्स है। वहाँ पे राजाओं वाली मतलब होती होगी तो आज भी होता है वहाँ पे। अभी किंग चार्ल्स तृतीय उनका पूरा राजशाही तरीके से उनका जो है राज्यारोहण किया गया है, ठीक है। हम मुकुट वगैरह जो हमारा हीरा है, कोहिनूर हीरा, उसी मुकुट में उनके ना जो मैं ये पहनी थी एलिजाबेथ द्वितीय पहनी थी ना, उसी पहनती ना गुलाबी। वो हीरा उन्हीं के पास है। हाँ, उन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये जो 6 महीने पे चुनाव कराने की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि कार्यकाल तो इनका 5 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन इस बीच में हो सकता है वो एक्सपायर कर जाए, उनको हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, एक्सपायर कर सकते हैं। या तो जो हम अभी बताएं कि चुनाव अवैध हो जाए, चुनाव अवैध हो सकता है कि उनको ये पद अच्छा ना लगे, वो इस पद से इस्तीफा दे दें, ठीक है। हो सकता है कि इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए, तो अब अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। सर इसमें मतलब जो होता है 35 साल के बाद राष्ट्रपति को ऊपर सकते हैं, तो मतलब लास्ट भी कुछ होता है? नहीं, लास्ट नहीं है, हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अब इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, एक्सपायर हो गए, या तो इस्तीफा दे दिए, निर्वाचन अवैध हो गया, या तो महाभियोग लग गया। अभी भी टाइम है हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होने में। हम कह रहे हैं कितनी बार कि इसमें जब कहा गया तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे राष्ट्रपति का पद जो एक दिन भी खाली नहीं होगा। लिखे ना, यहाँ पे लिखे ना, कभी खाली नहीं होगा, एक दिन भी खाली नहीं होगा। आज ही एक्सपायर हुए हैं, आज ही कार्यवाहक, अभी जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे हम, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे ना, बताए हैं ना। तो एक दिन के लिए भी खाली नहीं होगा, जैसे ही एक्सपायर होंगे उपराष्ट्रपति तुरंत इस पद पे आ जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है ना। तब इनका जो चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन इनके लिए सिस्टम नहीं है, इनके लिए जो 6 महीने का प्रावधान नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर जो चुनाव करा लीजिए, ठीक है। आप जब तक मन करो उनका तब तक चुनाव कराइए, लेकिन इनका चुनाव कराइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी नियम कानून बनता है उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, वो राजा है, जब तक वो नहीं कहेगा कोई काम नहीं होगा। हो सकता है अभी किसी को विदेश जाना हो, पासपोर्ट की जरूरत हो, ठीक है, अरे पासपोर्ट की जरूरत हो, वीज़ा की जरूरत हो, तो पासपोर्ट जब तक ये नहीं करेंगे तब तक अप्रूव नहीं देंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया किसी भी चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को समझिए, वो क्यों ऐसा किया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है कि किसी को जरूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की ना, तब जाके है, इसीलिए बोला गया कि कभी भी खाली नहीं होगा, एक दिन के लिए भी खाली नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। 5 वर्ष इनकी उम्र होती है,
सॉरी 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष रहेगा, ठीक है। इनकी भी उम्र 35 वर्ष, इनका भी 35 वर्ष, ठीक, समझ रहा। अब देखिए इनका जब निर्वाचन होगा, इनका जब निर्वाचन होगा तो निर्वाचक मंडल होगा, ठीक। अब निर्वाचक मंडल इधर देखिए, चुनाव वाला थोड़ा देख लीजिए, इनका निर्वाचक मंडल है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन कौन लोग होंगे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। अच्छा, कौन कौन नहीं होगा? लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य, 2 मनोनीत लोकसभा के, 12 मनोनीत राज्यसभा के और विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। यानी इनके चुनाव में तो ये भाग लेंगे, ये लोग भाग नहीं लेंगे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा? कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, के सभी सदस्य, ठीक। यहां पे तो बात देता है कि निर्वाचक जो मंडल है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। 2 मनोनीत लोकसभा के, 12 मनोनीत राज्यसभा के और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, तो इस विधान परिषद को ये लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पे अंतर देखिए, वो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेंगे सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। लेकिन पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे? तब क्या बताएंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। समझा रहे हैं कि नहीं? समझा रहा है? लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचक मंडल में यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 मनोनीत, 12 राज्यसभा के मनोनीत, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन नहीं ले रहा है? यहाँ पे जो है ये तो ले रहे हैं, यहाँ पे विधान परिषद, ठीक है, और विधानसभा जो ये भाग नहीं ले रही है, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा यहाँ भाग नहीं ले रही है, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। निर्वाचित का मतलब समझ में आ रहा है? निर्वाचित का मतलब समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? निर्वाचित का मतलब जिनको आप वोट दिए हैं, ठीक है, जिनको आप चुन कर भेजे हैं, वोट देकर भेजे हैं। जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को आपने वाराणसी से सांसद बना के भेजा है, आप वोट दिए हैं उनके लिए, ये बनारस से सांसद बन के गए हैं। लेकिन लोकसभा में ये 2 जो राष्ट्रपति हमारे हैं, राष्ट्रपति, वो 2 लोगों को मनोनीत करते हैं अपने मन से नियुक्त करते हैं उनको, अपने मन से उनको न चुनाव लड़ना है न कुछ करना है। उसी तरह राज्यसभा में भी राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, न उनको चुनाव लड़ना है न कुछ करना है, ठीक है। तो ये 12 और 2 पार्टी का होते होंगे तनु सी नहीं, वो पार्टी के नहीं होते, पार्टी के नहीं होते किसी को, ये किसी भी पार्टी के नहीं है। ये कला, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे PT उषा, सचिन तेंदुलकर, आशा पारेख, ठीक है। अभी आपके, हाँ, लोग राज्यसभा में इसमें हट गए हैं लोग, इसमें PT उषा हैं, सचिन तेंदुलकर हट गए हैं, क्योंकि उनको जो है 2014 या 15 में ही बनाया गया था, ठीक है। तो उनका तो बड़े होते हैं पूरे दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ पे 12 लोगों को मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो इनके चुनाव में इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि यही मनोनीत कर रहे हैं,
लेकिन ये तो उपराष्ट्रपति तो मनोनीत नहीं कर रहा है ना, मनोनीत तो राष्ट्रपति कर रहा है, इसीलिए इनके लोकसभा और राज्यसभा में सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। समझ आ रहा है? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे जो है जिसको मन कर लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग आएंगे उनका। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, इनके निर्वाचन में विधानसभा भी भाग ले रही है, विधानसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा भाग नहीं ले रही है। यहाँ पे भी विधान परिषद भाग नहीं ले रही है, यहाँ पे भी विधान परिषद भाग नहीं ले रही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। विधानसभा और विधान परिषद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है ना, ना समझ आया? अब इनका निर्वाचन हो गया। इनका जो चुनाव है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय और आनुपातिक का मतलब मुझे समझ में आता। ठीक है, एकल संक्रमणीय और आनुपातिक का मतलब ये होता है, कभी वोट दिए नहीं दिए ना, जैसे आप कभी भी मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, प्रधान, इन सबों का वोट देंगे आप ना, तो इनका जब वोट देंगे तो इस तरह की पर्ची आपको मिलेगी। ठीक है, इस पर्ची में निरहू, घुरहू, मुकेश जो भी रहेगा, ठीक है, निरहू, घुरहू, मुकेश, सुरेश, इनका नाम रहेगा। ठीक है, आप ये जो मुखिया का समझ लीजिए, मुखिया या बीडीसी, ठीक ना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, ये मुखिया है। देखिए निरहू, घुरहू, मुकेश, सुरेश, ये लोग हैं। जब आप मुखिया का चुनाव में वोट देंगे आप, ठीक है, जब मुखिया के चुनाव में आप वोट देंगे तो इनमें से किसी एक ही को चुनेंगे। ठीक है, अब इनका जो चुनाव चिन्ह है, इनका जो चुनाव चिन्ह निर्धारित किया जाता है, जैसे इनका मान लीजिए हाथी हो गया, ठीक, इनका घोड़ा, इनका कमल, इनका चक्की, ठीक, इनके तो ये हो गए। ये आप लड़ रहे हैं मुखिया और बीडीसी का, तो इनमें जब आप मोहर मारेंगे तो सिर्फ एक पे मारेंगे। मान लीजिए आपको इस पे मारना है, गुरहू पे, तो आप अपना जो मोहर मारेंगे, ठीक है, आप उस मोहर को, आप जब मोहर मारेंगे तो सिर्फ एक लोग मारेंगे यहाँ पे, और इस मोहर को, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इस बार हमारे एक हाथ पे सबका नाम है, ठीक, इधर सबका चिन्ह दिया गया है, ये दोनों हाथ हो गया ना। आप मान लीजिए कि इस चिन्ह पे आप बीच वाले पे घोड़ा वाले पर आप निशान मारे हैं, ठीक है, आप निशान मारे इस तरह का है, तो आप गलती करके आप इसे ऐसे ना मोड़ें, ठीक है, आप ऐसे करके ऐसे ना मोड़ें इसको। आप कब मोड़ेंगे, ऐसे है ना, तो आप जो ये वाला भाग है, अच्छा मान लीजिए मेरा ऐसे हाथ हो गया, ठीक है, ये जो है आपका निरहू, घुरहू वाला, इस पर नाम ले लीजिए मेरा, ठीक है, निरहू, घुरहू, मुकेश, सुरेश इस वाले पे कर दीजिए, और हाथी, घोड़ा, कमल इस पे कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों दिखा। अब इसको उठा लीजिए, मेरे हाथ में आ गया, इधर हाथी घोड़ा चिन्ह हो गया, इधर नाम हो गया इन लोगों का। अब ऐसे कर लीजिए, आपको मोहर मारना है, घोड़े वाले पे मोहर मार लीजिए। आप उसको ऐसे ना मोड़िए पेपर को, यानी आप उस पेपर को ऐसे उठा के मत मोड़िए, आप उस पेपर को ऐसे मोड़िए। क्यों? उसका जो है मोहर जो है किसी दूसरे पर ना जाए, क्योंकि उसी में तो बैलेट पेपर खराब हो जाता है। लोग बोलते हैं गांव में कि हमारा पेपर खराब हो गया, हमारा वोट खराब हो गया। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जान पाते हैं, तो गांव की जो महिलाएं नहीं जान पाती हैं वो इस तरह मोड़ देती हैं। तो आपको इस तरह नहीं मोड़ना है, ठीक है। आप जब पेपर ले रहे हैं तो आपको जो है गांव में इस तरह जब जाएंगे तो इस तरह मोड़ना है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह मोड़ दिए हैं, आपको कोई होता होगा बताने के लिए? कैसे? हाँ, होते हैं बताने के लिए, ऐसा नहीं बताने के लिए होते हैं, लेकिन जानते हैं आज के जो जितने लोग सरकारी गवर्नमेंट के लोग हैं ना, वो एकदम बिल्कुल फ्री हैं। आप अपने मन से जो करना है करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस तरह वोट दे रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं, सरकार का कितना पैसा खर्चा हो रहा है हमको। नहीं, ईवीएम अभी गाँव के लिए नहीं मिला है, मुखिया वगैरह के लिए ईवीएम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम बैलेट पेपर ही चल रहा है। हाँ, अभी बड़े बड़े लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है। वहाँ भी धीरे धीरे बहुत पैसा खर्चा होता है ना ईवीएम के लिए। क्यों नहीं सर, यही ईवीएम तो वहाँ पे नहीं जा सकता है? कहाँ नहीं जाएगा, तो अभी उतना लोग एक्टिव नहीं है ना उस चीज़ को लेके। पैसा बहुत खर्चा होता है ना, पैसा लगता है ना, मशीन बनती बिगड़ती है, उसमें अलग टेक्निकल ऑफिसर आते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसको चेक करेंगे, उसके लिए जो है अलग अलग से अधिकारी आएंगे, सफाई कर्मचारी सबकी ड्यूटी लगती है, तब ना इतना दिक्कत होता है, इतना परेशानी होगी। तो आप जब है आप इसको ऐसे मोड़ेंगे। अच्छा, इसमें आप वोट दिए सिर्फ एक लोगों को, सिर्फ घुरहू को, ठीक है। लेकिन आप जब राष्ट्रपति का, चाहे उपराष्ट्रपति का और चाहे राज्यसभा के सदस्यों का वोट देंगे तो आप उसमें कैसे वोट देंगे, देखिए ये हो गया ना, ठीक। आप देखिए
यही भी निरहु गुरहु सुरेश मुकेश मान लेते हैं, ठीक है। अब इनमें आपको चिन्ह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का आपको ये सिस्टम अपनाना है। मुखिया वाले में तो सिर्फ आपको एक लोग को मारना था, बता दिए कैसे मारना है। लेकिन जब आप एकल संक्रमणीय अनुपातिक राष्ट्रपति का लड़ेंगे चुनाव, तब जो है आप निरहु गुरहु सुरेश महेश चाहे इनका जो भी नाम रख लीजिए, इनमें आपको वरीयता दर्शानी होगा। अनुपातिक पद्धति मतलब अनुपात में पहला वोट इनको, जैसे अब इनमें 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं ना, अब इन 4 लोगों को वोट देना है। तो आप इस तरह वोट नहीं देंगे जैसे मुखिया को वोट देते हैं। यहाँ जब वोट देंगे तो इसमें प्रेफरेंस रहेगा 1 2 3 4। आप लोग देखे होंगे जब कभी भी इन लोगों का प्रचार होता है, जैसे विधान परिषद का, राज्यसभा के सदस्यों का जब प्रचार होता है तो उस पर लिखा रहता है, जैसे आप चले जाएंगे कभी यहाँ पे कौन से है ना, कचहरी है ना, ये भोजपुर से उस साइड जाएंगे, कचहरी है, हम गए नहीं होंगे, कचहरी है यहाँ से भोजपुर से कचहरी है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वकील बड़े बड़े वकीलों के लिखा रहता है कि आप हमें 1 नंबर से 1 नंबर वोट दे के जिताइए। देखिएगा जाके, नहीं ध्यान देंगे तो आप देखिएगा कि उस पर लिखा रहेगा कि आप हमें 1 नंबर की वरीयता दे के आप हमें वो जिताइए, ठीक है, 1 नंबर के। यानी इसीलिए लिखा रहता है कि जो 1 नंबर का सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। तो इसी को 1 2 3 4 लेवल होता है या ये टॉप पे है, ये टॉप लेवल का हुआ, ये उससे जैसे 1 नंबर हम बता रहे हैं, भी समझ जाएंगे आप, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। आप जो है पहले चाहते हैं कि हम जीत जाए, जैसे ये जो है ये निरहु गुरहु सुरेश महेश, आप किसको चाहते हैं कि जीते इसमें से, आप बताइए। निरहु को चाहते हैं, हम निरहु को 1 नंबर पे रख देंगे। अब निरहु को चाहते हैं जिताना ना, आप बताइए कि निरहु पहले नंबर, आप जिसको आप जिताना चाहते हैं आप उसको 1 नंबर पे रखेंगे। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप सुरेश को जिताना चाहते हैं, ठीक है ना। आप जो है निरहु को, ये जो है निरहु को 1 पे जिता रहे हैं, ठीक है, ये सुरेश को जिता रहे हैं, ठीक है। और एक लोग हैं, इनको बोल दीजिए कि ये जो है गुरहु को जिता रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए कि जैसे जैसे लोग चाहेंगे कि हम इनको 1 देना चाहते हैं, हम उनको 1 देना चाहते हैं, हम उनको 1 देना चाहते हैं, उसी तरह सिस्टम है। आपका मन है कि आप निरहु को 1 दिए हैं, अच्छा आप दूसरे पे किसको रखना चाहते हैं? आप लोग दूसरे पे किसको रखना चाहते हैं? आप लोग दूसरे मतलब ये 2 नंबर आप ये चाहते हैं कि, अच्छा आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जैसे 4 लोग हैं, आपको 4 में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? अच्छा इस तरह 4 लड़की का फोटो आ गया आपके पास, ठीक है। ये नहीं तो ये आपकी शादी होगी, ठीक है, आपकी शादी होगी, ठीक है, आपके लिए 4 फोटो आ गया। अब 4 फोटो में सबसे प्रेफरेंस किसको देंगे? अब आपको चुनना है। अच्छा उसको प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो न जीते चुनाव। क्यों? क्योंकि जो फोटो मम्मी को पसंद है, हो सकता है दीदी को पसंद ना हो सकता है चाची को पसंद ना हो सकता है चाचा को पसंद ना हो, पापा को पसंद ना हो, मौसी को पसंद ना हो सकता है कि सबको पसंद हो, खाली पापा को पसंद ना हो, ठीक है, तो शादी कट जाएगी। हो सकता है कि आप दूसरे नंबर को आपको खुद पसंद ना हो, पहली नंबर, लेकिन सबको पसंद हो, आप ही को पहली नंबर पसंद ना हो, ठीक है। सभी घर वाले लोगों ने एक ही को प्रेफरेंस दे दिया है, लेकिन आपने पहले वाले प्रेफरेंस दिया ही नहीं है। आपको पसंद है दूसरी, आप दूसरी पे अपना पहला मोहर लगाएंगे, नहीं हमको यही पसंद है, ठीक है, लेकिन बाकी अन्य घर में 3 लोगों को पसंद ही नहीं है। तो ऐसा भी तो जब सबको जो पसंद आए वो चुनाव जीतेगा ना। या ऐसा होता है कि जिसको ज़्यादा लोग पसंद आए, जैसे कुछ ऐसा होता है जैसे उस लड़के को पसंद आ जाए, मम्मी को पसंद आ जाए, पापा को, बहन को, ठीक है, उस घर में जितने लोग हैं उनको पसंद है, शादी हो जाएगी, बुआ को भले ना पसंद आए, ठीक है, बुआ थोड़े से बाहरी एरिया में चले जाएंगे, लेकिन पापा को, चाचा को, मम्मी को, दीदी को ये फोटो तो कम से कम पसंद आना चाहिए ना, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी सिस्टम है। आपको पहला नंबर पे चाहिए कि आप चाह रहे हैं निरहुआ को जिताना, जैसे दिनेश लाल यादव मान लीजिए वही हैं, आप चाह रहे हैं उनको जिताना कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं दूसरा नंबर कि निरहु, अगर मान लीजिए हम वोट दे रहे हैं, निरहु नहीं जीत रहे हैं, हो सकता है कि सुरेश जीत जाए, हो सकता है। आपको मारना चारों आपको मारना है चारों को, बस ये देखना है कि कौन पहले, आपकी पसंद कौन है, कौन दूसरे जीते। हाँ अगर ये नहीं जीते तो ये जीत जाए, हाँ ये ना जीते तो आप रखें दूसरे पे सुरेश को। यही है आपका अनुपातिक पद्धति, यही है आपकी अनुपातिक पद्धति। आप अनुपातिक पद्धति इसी में करते हैं, प्रेफरेंस लेवल करते हैं। फिर उसमें देखा जाएगा कि एक नंबर को चूज करने वाले कितने लोग हैं। हाँ अब आप समझे हैं कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर जो पाएगा वो जीतेगा, ठीक है। कोई भी नंबर सबसे ज़्यादा संख्या उसकी है तो वो बन जाएगा। नहीं,
एक अभी हम बता रहे हैं ना, आप समझ जाएंगे। अब देखिए 1 हो गया, 2 पे इसको चुन लिया, 3 पे आप सोच रहे हैं कि जो घुराऊ जीत जाए, 4 पे आप रखे हैं महेश को, ठीक है, ये आप रखे हैं। हम रखना चाहते हैं, हम दूसरे नंबर के हैं, हम रखना चाहते हैं कि सुरेश जो है 1 नंबर पे आ जाए, ठीक, ये जो घुराऊ है ये 2 नंबर पे आ जाए, महेश जो है 4 नंबर पे, सॉरी जो है निरहू, महेश जो है तीसरे नंबर पे। ये चाहते हैं, तीसरे नंबर के हैं, ये चाहते हैं कि 1 नंबर के कौन हो जाए, निरहू, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर। एक लोग और चाहते हैं कि पहले नंबर पे फिर आ जाए, ये दूसरे नंबर पे आ जाए, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे, ये चौथे, ठीक है। इसी तरह प्रेफरेंस, मतलब जितने लोग वोट देते जाएंगे इसी तरह वोट देते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है गिनती होगी कि सबसे ज़्यादा पहला नंबर कौन पाया है, ठीक है। यहाँ पे जो एकल संक्रमणीय की बात हुई है ना, एकल संक्रमणीय, यही बात हुई है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 नंबर सबसे ज़्यादा कौन पाया है, सबसे, इसमें देखिए कौन सबसे 1 नंबर ज़्यादा पाया है, निरहू 1 नंबर सबसे पाया है, ठीक है। निरहू चुनाव जीत गया बाई मिस्टेकली, पहले चरण में चुनाव जीत गया निरहू। बाई मिस्टेकली अगर निरहू सबसे ज़्यादा नहीं पाता, ठीक है, अब देखिए निरहू पा गया तो सबसे ज़्यादा ना, अब ये चुनाव जीत गया है, आप दिए थे पहले, अब चुनाव निरहू जीत गया। आप देखिए निरहू को हटाते हैं, ठीक, 1 मिनट, इसको 2 ही रहने दीजिए, इसका 1, इसका 3, ठीक। आप कौन सबसे ज़्यादा 1 पाया है, सबसे ज़्यादा कौन 1 पाया, 1, हाँ, सबसे ज़्यादा कौन पाया है, सब बराबर पा गए हैं ना, ठीक है। अब देखिए अभी भी, अब ये बराबर हो गया ना, अब बराबर हो गया, अब सबका वोट दोबारा हो जाएगा, अब दोबारा फिर चुनाव कराना होगा, पहले बार नहीं बराबर हो गया, ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए अब इसको बराबर नहीं करना, अब इसको हटाना है, अब किसको करें, 2 लोग को कम से कम बराबर करें, ठीक। अब इनको कर रहे हैं 1, सॉरी इनको कर रहे हैं 3, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं 2 लोगों को बराबर करना है ना, एक चाहिए 2 लोगों को, एक 2 लोगों को चाहिए, इसको, अच्छा इसमें का जो 1 है यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक। अब देखिए वो तो पहली बार में पहला चुनाव जीत गया था, ठीक है, दूसरी की बार में बराबर हो गया। अब देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन 1 पाया है, कौन कौन लोग, 2 लोग पाए हैं, कौन कौन, निरहू और मुकेश, यहाँ पे निरहू और मुकेश पाए हैं, 1 2 बार पाए हैं, बाकी अन्य 2 लोग बचे हैं। अब इनका जो वोट बचेगा यही होगा एकल संक्रमणीय। अब इनका जो वोट बचेगा सुरेश और घुराऊ का, ठीक है, निरहू और महेश 1 से 2, अब इन दोनों का जो वोट बचेगा इन दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। इनका जितना भी दोनों लोगों का वोट है, इन दोनों लोगों का वोट उठा के इन दोनों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, यही होता है एकल संक्रमणीय। आनुपातिक पद्धति का मतलब यह है कि आप प्रेफरेंस कर रहे हैं, पहला इनको, दूसरा इनको, तीसरा इनको, चौथा इनको, लेकिन जब एकल संक्रमणीय की बात आएगी, ठीक है, एकल संक्रमणीय की, उसमें आप देखेंगे कि पहला नंबर सबसे ज़्यादा कौन पाया है। अगर पहला नंबर 2 बार आ गया तो अब उन दोनों को अलग कर लेंगे, बाकी जितने लोग नहीं पाए हैं पहला नंबर, उनका जितना भी वोट बचा है इन दोनों में बांट देंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद गिनती करेंगे। अब जब गिनती करेंगे तो आप जो 2 नंबर सबसे ज़्यादा पाया उसको गिनती करेंगे। आप इधर देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा 2 नंबर कौन पाया, निरहू घुराऊ में से, निरहू और महेश में से, निरहू और महेश है ना, 2 नंबर है ना। अब 2 नंबर सबसे ज़्यादा कौन पाया है, दोनों में से कोई पाया ही नहीं है, नहीं आप इनको नहीं गिनेंगे ना, नहीं गिनेंगे। अब हम बोले हैं ना कि इनका जो चुनाव एकल संक्रमणीय के तहत इनको हटा देंगे, अब हट गए ये लोग। अब निरहू और महेश बचे। अब इसमें 2 नंबर कौन पाया, इसमें तो मतलब ऐसा वोटिंग हुआ कि पाया ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बहुत वोट पड़ेंगे उसमें पाएंगे, ठीक है। अब वो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो यही जो बंटवारा है वोट का जो वोट का बंटवारा है कि ये बच रहे हैं इनको दे दिया जा रहा है, ये बच रहे हैं इनको दे दिया जा रहा है, यही है आपका एकल संक्रमणीय, ठीक है। आनुपातिक ये है कि आप सबको प्रेफरेंस करके दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपका एकल संक्रमणीय है कि आप जो है सब में जिनका बच रहा है वो सब में विभाजित कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, इस तरह होता है राष्ट्रपति का चुनाव।
इसी तरह चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, दोनों लोगों का चुनाव एक ही पद्धति से होता है। ठीक हो गया ना, समझा क्या? ये होता है। अब देखिए ये तो इसको रहने दें, मिटा दें। हाँ पहले इधर है कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया। थोड़ा सा इसको समझा लेते हैं, ख़त्म ही कर लें, ठीक है? सॉरी क्या हो जा रहा है। देखिए आप इसमें डिफरेंस बता रहे थे ना, आप डिफरेंस इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा डिफरेंस है। जैसे ये जरूरी है, ये देख लीजिएगा, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ये लोग वोट नहीं देते हैं, ठीक? अभी महाभियोग निर्वाचन हो गया ना, अब इन पे महाभियोग लगा दें दोनों लोगों पे, ठीक? इन पे लगाना है महाभियोग, ठीक? इन पे भी लगाना है महाभियोग। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ठीक? इनका भी चुनाव इसी तरह होगा, इनका भी चुनाव इसी तरह होगा। अब महाभियोग इनके भी लगाना है, इनके भी महाभियोग लगाना है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देना, भगा देना, तुरंत भगा दीजिए, हटा दीजिए, अब इस काम के लिए लायक नहीं रह गए। अच्छा महाभियोग क्यों लगता है? क्योंकि आप अगर कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं या किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में आ गए हैं, ठीक है? इसीलिए आप पे महाभियोग लगता है। या कोई कदाचार का ऐसा सिस्टम लगा, किसी महिला का शोषण किया, कोई रेप किया, कुछ किया, ठीक है? इसीलिए तो ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो ऐसे लायक ना हो उतने बड़े पद पे, ठीक है ना? लेकिन अब क्या करेंगे, आसाराम जैसे लोग होंगे, राम रहीम जैसे लोग होंगे तो ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है? ये लोग हमारे देश में जो कुरीति पैदा किए हैं, ये लोग बाबा के नाम पे छलावा कर रहे हैं, ठीक है? इतना गलत काम किए ये लोग कि सभी लोगों का विश्वास तोड़ दिए बाबाओं से। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो मथुरा के हैं, प्रेमानंद जी महाराज, अब उनको जितना लोग मानते हैं उनकी शायद किडनी खराब हो गई है, दोनों शायद खराब है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो जिंदा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब खाना शायद खाना भी नहीं खाते हैं, सिर्फ फल खाते हैं। अच्छा अभी कोई व्यक्ति उनको पैसा वैसा पता नहीं बहुत ज़्यादा दे रहा था, उसको लेने से मना कर दिए, वो कुछ लेते नहीं हैं, आप सोचिए। और ऐसे ऐसे बाबा हैं, राम रहीम पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का मालिक है, आसाराम कितने हज़ार करोड़ के मालिक थे, पता नहीं कितनी लड़कियों का उन्होंने शोषण किया। ऐसे लोग तो बाबा हैं। कुछ बाबा हमारे यहाँ कैसे हैं जो पूरे जाएंगे आप तो आप बड़े हैं छोटे हैं आपके माने कुछ नहीं समझेंगे वो, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे बाबा हैं कि आप जाएंगे तो जैसे भी बागेश्वर बाबा जी चल रहे हैं अभी बोले, ठीक है? ये इनको तो पता नहीं पॉलिटिक्स से कितना मतलब है, बस दूसरा सरकार बनेगा तो इनको अंदर हो जाएंगे, ठीक है? अब महाभियोग लगाना, इनको हटाना, इनको पद से भगा देना है, ठीक है? प्यार से एकदम हटा दीजिए, महाभियोग लगा दीजिए। इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग होगा। देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा। ये महाभियोग लाया गया है अमेरिका से, ठीक है? इनके लिए जो महाभियोग शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये महाभियोग उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होगा, ये होगा संसद की विधि, संसद की विधि द्वारा, ठीक है? संसदीय विधि द्वारा आप इनको हटाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए अब महाभियोग लगाना है इस पर। अब जब महाभियोग लगाना है तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक, इन पे महाभियोग लगाना है। इनके चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है? लेकिन इनको जब हटाना होगा, इनके पद से हटाना होगा, इसलिए हटाना होगा इनके पद से क्योंकि आप बताइए अपने जो पद पे हैं, ये हम बताएं आपको, ये कोई भी काम करते हैं बिना मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं करेंगे, ठीक है? ये बताइए कि हमारी विधानसभा के किसी भी सदस्य को क्या पता होगा कि अपने काम मन से काम कर रहे हैं कि नहीं, मंत्रिमंडल काम से? ये तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो मंत्री उनके हिसाब से काम होगा ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, ठीक है, अनुमोदित, सॉरी निर्वाचित, मनोनीत, ये दोनों लोग इनके महाभियोग में भाग लेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मनोनीत, निर्वाचित दोनों लोग भाग लेंगे यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे आप जो है राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप राष्ट्रपति को हटाएंगे तो या तो आप लोकसभा में बिल पेश करिए वो हटाने के लिए महाभियोग, चाहे राज्यसभा में, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, उनके पद से आपको हटाना है तो आप राज्यसभा में लाइए, चाहे आप लोकसभा में लाइए। लेकिन आप जब उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो सिर्फ आप राज्यसभा में पहले लाएंगे, ठीक है, इस वाले में पहले लाएंगे प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव आप पहले लाएंगे 1/4, ठीक है। 1/4 सदस्यों से आप प्रस्ताव लाएंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। उस यहाँ पे भी आप 1/4 से लाएंगे, ठीक है, 1/4 यहाँ से भी लाएंगे, 1/4 यहाँ से लाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों सदनों में से किसी एक सदन में से, चाहे जिसमें आप लोकसभा राज्यसभा में किसी में से, लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो सिर्फ राज्यसभा से हटाएंगे। पहले प्रस्ताव आप 1/4 से लाएंगे तो राज्यसभा में, लोकसभा में उनके खिलाफ कभी प्रस्ताव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक को, अच्छा मान लीजिए आप लोकसभा में ला दिए 1/4 से, ठीक है। किसमें इसलिए ले सकते हैं कि इसमें जो चुनाव होता है इनके राज्यसभा के सभापति के रूप में रहते हैं ना, ठीक है। राज्यसभा के सभापति हैं, उनको हटाने का पावर इन्हीं के पास है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने का पावर लोकसभा के सदस्यों के पास होता है। लोकसभा के जो सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब जो है 1/4 बहुमत से इनको प्रस्ताव आ गया, ठीक है। अब जब प्रस्ताव आ गया, अब इनको अब प्रस्ताव लाया गया है, 1/4 से प्रस्ताव यहाँ भी लाएंगे, ठीक, 1/4 से प्रस्ताव यहाँ भी लाएंगे, ठीक, 1/4 से यहाँ, 1/4 से वहाँ। लेकिन इसको पारित कराना होगा। अभी तो आपने प्रस्ताव लाया था, ठीक है, अभी आपने प्रस्ताव लाया था, लेकिन आप पारित कराएंगे 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से, ठीक, 2/3 बहुमत से पास करेंगे। आप राष्ट्रपति को जब हटाना होगा तो आप लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में आप लाएंगे इस प्रस्ताव को कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे तो आप इन दोनों में से सिर्फ इसी में लाएंगे प्रस्ताव। आप जब भी प्रस्ताव लाएंगे तो सिर्फ राज्यसभा में, लेकिन आप इसमें प्रस्ताव लाएंगे तो चाहे लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, लेकिन यहाँ सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा। यहाँ भी आप 1/4 बहुमत से प्रस्ताव लाएंगे, यहाँ भी आप 1/4 बहुमत से प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आप 2/3 बहुमत से पहले पास कराएंगे, ठीक है, यहाँ भी आप 2/3 बहुमत से पास कराएंगे, यहाँ भी 2/3 बहुमत से पास कराने के बाद आप 14 दिन पहले सूचना देंगे राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले देना रहता है, जैसे जिस दिन से पारित हो गया, इसमें लोकसभा में पारित हो गया, उसी दिन से आप उनको बता दीजिए, और वो 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर अपना आके समझ लेंगे कि कैसा बात है, हमको पद से हटाया जाए कि नहीं। अपना बात रख दीजिए, अपने वकील के जो भेज के बात रख दीजिए कि ऐसी बात कोई नहीं, हम जो संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हम माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए निर्धारित होता है, जैसे अगर राष्ट्रपति राजा बन जाता तो माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे, अपने मन से काम कर सकता है। इसलिए तो हमारे यहाँ डिसाइड नहीं होता कि असली पावर किसके पास है। हमने राजा राष्ट्रपति को बना के रखा है, न्याय के मेन मुखिया न्यायाधीश को बना के रखा है। हमारे देश में शासन कौन चलाएगा, हमने प्रधानमंत्री बना के रखा है। यही तो डिसाइड नहीं कि हमारे यहाँ किसके पास कौन सी पावर है। तो हमारे जो संविधान बनाने वाले इसीलिए हैं, लेकिन जो संविधान बना के जो चल रहा है, ये लोग ऐसे हैं कि सब कुछ अपने में लेना चाहते हैं। राष्ट्रपति इसी उनके हाथ में ही है, क्योंकि उनको काम करना है मंत्रिमंडल की सलाह से। अब जो है न्यायपालिका इनके हाथ में, इसीलिए तो एनजेसी लाए थे लोग कि न्यायपालिका भी हमारे हाथ में हो जाए, जिसको जब चाहे तब कर लें। ईडी सीबीआई सब कुछ इन्हीं के हाथ में है ना, ठीक है। तो अपने मन का लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जानते हैं इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल एक ऐसा देश है, इतना 90 हमको लगता है 90 लाख लोग हैं सिर्फ वहाँ, ठीक है, 90 से 1 लाख लोग, 1 करोड़। हमारे प्रदेश के 22वां भाग है वो लोग, 22 करोड़ हमारे यहाँ ना, वहाँ पे 90 लाख या 1 करोड़ लोग हैं बस, ठीक है, इतने ही लोग हैं वहाँ। और जानते हैं पूरी दुनिया को हिला के रखता है वो, अमेरिका हिलता है उससे। इजराइल के पास इतनी पावर है। वहाँ पे एक बिल पेश हुआ है कि वहाँ जो है आप जो है राष्ट्र जो सुनाएंगे, जो मुख्य न्यायाधीश वहाँ का फैसला सुनाएंगे, वहाँ के लोग पलट सकते हैं उसको, संसद के लोग, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा सिस्टम लाया गया है कि वहाँ के लोग विरोध में उसके, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई विरोध में किसी को पता नहीं चलता, वो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं रहती, तो एनजेसी बदल नहीं पाती वो, ठीक है। हाँ, तो अब जो है 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाएगी कि आपको आपके पद से लतियाया जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है, आप हट जाइए।
अब 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करेगी, अब यहाँ बताएं ना, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, दोनों में से किसी एक में यहाँ भी आएंगे तभी 1/4 से पहले प्रस्ताव लाना होगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं लोकसभा में, या राज्यसभा में आएंगे तब भी आपको 1/4 से प्रस्ताव लाना होगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। जब 1/4 से प्रस्ताव ला देंगे, लिखित दे देंगे, तब आप 2/3 बहुमत से अपने सदन में पारित कराएंगे। उसके बाद फिर आप 2/3 सदन से फिर इसमें पारित कराएंगे। अगर ये पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। यहाँ भी वही सिस्टम है, लेकिन यहाँ एक ही सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि वहाँ पे किसी भी सदन में जा सकता था, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में से राज्यसभा के पास ही रहेगा। यहाँ भी जब राज्यसभा में 1/4 से आ जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो ये लोकसभा में आएगा। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होकर जब हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो है पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक समझा रहा है? तो ये इनके महाभियोग की प्रक्रिया, इनके चुनाव की प्रक्रिया भी समझा दिया हम। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखिए, देख लीजिए कौन सा क्या क्या कर रहा है। ठीक, अब जैसे इनके पास जो क्षमतान वगैरह की शक्ति नहीं है, ठीक है, इनके पास किसी को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, विधायी शक्ति नहीं है, जो भी बजट वगैरह पेश करना होता है सब राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर कार्यवाहक होंगे तो ये करेंगे, लेकिन कार्यवाहक नहीं तब, यानी उसके पास ज़्यादा पावर है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ किसके पास हैं? सब राष्ट्रपति के पास है। इनके पास कहाँ हो सकती है? अगर राष्ट्रपति चाहें कि हमें 1 हफ्ते की मतलब 1 हफ्ते तक हम नहीं रहेंगे, तो उनको इनसे कहा कि वो अपने जगह पर करवा सकते हैं। तो वही तो बताए नहीं थे क्या? मतलब ऐसे हुआ कि अचानक तभी। हाँ वही तो। अच्छा ये बताएं, हम जब बताएं आपको वो नहीं सर, ये तो मान लीजिए सबके बीच वो हो गया। नहीं नहीं, हम ये भी बताए हैं कि हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आए जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है राष्ट्रपति का मन घूमने के लिए बोल रहा हूँ। हमको 70 में क्या बता रहे थे? अनुच्छेद 70 में क्या बता रहे थे कि राष्ट्रपति अपने मन से भी इनको कर सकते हैं। अपने मन से नहीं, वो वहाँ से चले जाएंगे, फिर वो आ जाएगा उस पर। ठीक है, अपने मन से आप इस्तीफा दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना, आप अपने मन से सिर्फ इस्तीफा दे सकते हैं, बाकी अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे आप। हाँ, आप जा रहे हैं विदेश में घूमने, उस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति आके काम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इनकी पूरी प्रक्रिया है, ये इनके में डिफरेंस। अगर डिफरेंस कोई पूछ दिया, ये सब बता दीजिए कि ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जो अन्य होगा कहाँ तक पढ़ाएं हम? 71 तक, 72 तक पढ़ाएं ना, 72 क्षमतान शक्ति तक। ठीक है, वहाँ तक पढ़ाएं। बाकी अब मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के विस्तार वगैरह जो पढ़ाना हम पढ़ा देंगे आगे। ठीक है ना? ठीक है, बंद कर दीजिए इसको।